हेलो, कैसे हैं सभी लोग। ओके, आज हम एक बहुत खतरनाक लेवल का टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं। ये ईआईएस का टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का। और इस टॉपिक के बीच में बहुत सारे रिस्क्स और बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, इतने सारे कि तकरीबन 90% बच्चे इन कंट्रोल्स और रिस्क्स को पढ़ के ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम्बरसम है याद करना और बहुत टिपिकल सा लगता है सभी को इसको याद करना। आई हैव सिंप्लीफाइड दिस टॉपिक इन अ मैनर कि बहुत क्विकली, बहुत ज्यादा क्विकली, चुटकी के बीच में आपको ये सारा का सारा टॉपिक याद हो जाने वाला है। इसके बीच में मैंने कुछ स्मार्ट डायग्राम्स, माइंड मैप्स यूज किए हैं, जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क्स एंड कंट्रोल्स, वो आपको याद ऐसे होगा कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं, और आप पेपर्स में गलती से भी, एग्जाम्स में गलती से भी इसको छोड़ के नहीं जाने वाले हो, जो अदरवाइज होता है, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं तो इन नोट्स के बीच में ये पेजेस 39 से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 52 पेजेस तक जाता है, विच मीन्स देयर आर 14 पेजेस जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। और बड़े बड़े इसके बीच में ये टेबल्स हैं जिनको देख के अचानक घबराहट होती है कि ये सब कुछ याद होगा कैसे, और ये याद हो नहीं पाता एक्चुअली। बट ट्रस्ट मी, हम इसको रैबा का ज़ाबा एकदम सिंपल वे के बीच में पढ़ाएगा आपको। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अलग फाइल बनाई है, आपके साथ में शेयर भी कर लूंगा। आइए जल्दी से पढ़ते हैं रिस्क्स एंड कंट्रोल। तो पहली बात, बिजनेस प्रोसेस रिस्क एंड कंट्रोल्स के बीच में 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। कौन से सर? इसका नाम है CMT, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स और ट्रांजैक्शन। अभी के लिए इतनी बात, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस। और कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर अप्लाई होता है? सर 6 बिजनेस प्रोसेसेस हैं। कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं? P2P, O2C। P2P क्या है? प्रोक्योर टू पे। O2C क्या है? ऑर्डर टू कैश। और लास्ट में इन्वेंट्री। सो बेसिकली ये तीनों इन्वेंट्री से रिलेटेड ही हैं। या तो आप इन्वेंट्री बेच रहे हो या इन्वेंट्री आपके पास आ रही है, राइट? फिर आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और लास्ट में जनरल लेजर। अब इन सभी प्रोसेसेस के फर्दर हर एक के अलग अलग ये तीनों पार्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर और ट्रांजैक्शंस। मैं इन तीनों पार्ट्स के ऊपर तवज्जो दे रहा हूं। बाकी जो पार्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये तो सभी लोग पढ़ के चले जाते हैं, मैं डेफिनेटली इसको भी पढ़ाने वाला हूं। बट मेरा कंसर्न यहां पे है कि हम जो CMT है, इस CMT को इस तरह से जो है याद कर लें, इतने सिंप्लीफाइड वे में याद कर लें कि CMT पेपर में छोड़ के ना जाना पड़े। बिकॉज इसके बीच में से यू नेवर नो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली भी अटेम्प्ट में 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए थे। बट अगर आपको बहुत सिंपल वे के बीच में इसका सही आंसर पता है, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आओ जल्दी से शुरू करते हैं हम। रिस्क्स एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस। तो पहली बात, जल्दी जल्दी समझना शुरू करना मेरे साथ। बिजनेस प्रोसेसेस सारे के सारे जो होते हैं, हर बिजनेस प्रोसेस के अपने कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का लूपहोल या एरर्स या कोई ऐसी परेशानी जिसकी वजह से जैसा हम चाहते हैं हमारे प्रोसेसेस वर्क करें वैसा वो वर्क नहीं करेंगे। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं बोल रहा हूं, सुटेबल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जैसे हम बात करते थे रिस्क, लेकिन रिस्क ऑडिट से रिलेटेड था। ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हर प्रोसेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनवॉइस अगर जनरेट हो रही है तो इनवॉइस के अप्रूवल से जनरेट हो रही है। अमाउंट जो डाला गया है वो सही अमाउंट डाला गया है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो फिक्स्ड एसेट क्या सही अमाउंट पे आपके अकाउंट के बीच में चली गई है? क्या उसकी डेप्रिसिएशन सही टाइम पे चार्ज हो रही है? कॉन्फ़िगरेशन के बीच में अलग से इसके इश्यूज आ जाएंगे। मास्टर में आएगा कि आपने स्पेसिफिक वे के बीच में एक सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल में वैल्यूज डिफाइन की हैं कि नहीं की है। ये सारी की सारी बातें हमारे कंट्रोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये चीजें ठीक रहनी चाहिए। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, क्योंकि या तो हम उन चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, या इनपुट करते हुए गड़बड़ कर जाते हैं, या इनपुट करते नहीं है, या इनपुट गलत पीरियड में कर देते हैं। तो उन सारी चीजों को सही रखने के लिए हम कंट्रोल्स लगाते हैं। अब कंट्रोल्स फर्दर कहता है 3 तरह के होते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड। 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। मैनुअल, पहली बात कहता है कंट्रोल्स लगने चाहिए। हमारे रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए सुटेबल कंट्रोल्स का इंप्लीमेंट होना जरूरी है ताकि हम अचीव कर सके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। 3 तरह के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड।
फिर आ जाता है सिनेरियो बेस के ऊपर 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स कौन से हैं? पीडीसी, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। और किन एरियाज के बीच में कंप्यूटर सिस्टम में हम इन कंट्रोल्स को लगाते हैं? 3 लेवल्स पे लगाते हैं। सीएमटी, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर और ट्रांजैक्शन। सर कॉन्फ़िगरेशन है क्या? बेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट किस तरह से किया गया है। सॉफ्टवेयर के बीच में आपने वैल्यूज, आपने मेन्यूज, आपने मॉड्यूल्स कैसे डिफाइन किए हैं, मॉड्यूल्स का इंटरलिंकिंग आपस में कैसे है, ऑटोमेशन, रिकंसिलेशन, एरर डिटेक्शन, ये सारी की सारी चीजें आपके कॉन्फ़िगरेशन के बीच में आती हैं। किस स्पेसिफिक टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए, किस किस टाइप की रिपोर्ट्स हम चाहते हैं कि जो जनरेट हो हमारे सिस्टम से, किस किस तरह के एक्सेस राइट्स, प्रिविलेजेस हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर में सारा कुछ डिफाइन होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की बिगिनिंग की बात करता है। हाउ द होल सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी, हाउ इट लुक्स, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसे मॉड्यूल्स हो सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, अलग अलग सारे हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनका आपस में इंटरलिंक किस तरह से डिफाइन किया गया और उसमें एक्सेस राइट्स, ऑथराइजेशंस, अप्रूवल्स ये कैसे मैनेज किए गए हैं। तो सिंपल वे में कहता है रेफर्स टू द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेटअप। सिंपल, सॉफ्टवेयर सिस्टम को कैसे सेटअप किया गया, कैसे पूरा स्ट्रक्चर उसका डिफाइन किया गया। सेटअप का मतलब यहां पे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में क्या है? मेथोडिकल प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड। जो भी ऑप्शंस हम इस क्रिएट कर रहे हैं इसमें, उसको क्रिएट करने का तरीका है कॉन्फ़िगरेशन। यू आर बेसिकली कॉन्फ़िगरिंग समथिंग। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो कहता है उसमें कई सारे वैल्यू फॉर वेरियस पैरामीटर्स सेटअप करने चाहिए हमें। अब ये सेटअप जो कर रहे हैं वैल्यूज, हम ये वैल्यूज किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं? हम किस किस लेवल के लोन्स प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हम जब कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिक्स आएंगे या अल्फाबेटिक्स आएंगे या अल्फा न्यूमेरिक भी चीजें यूज की जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर में हमारी जो ऑथराइजेशंस हैं, ऑथराइजेशन किस वैल्यू पे कौन सी रखी जा सकती है, ये सारी चीजें डिफाइन करना। और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा बेटा? PWR, पॉलिसीज, बिजनेस वर्कफ्लो, बिजनेस प्रोसेस वर्कफ्लो एंड बिजनेस प्रोसेस रूल्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ब्रॉड लेवल पे बिजनेस करने का तरीका है, हमारी जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं, हमारा सॉफ्टवेयर भी तो उसी का एक हिस्सा है, उसी की तो रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली क्या है? जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है बिजनेस के लिए, उसी को हमने सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट करना है ताकि सॉफ्टवेयर के थ्रू उन सभी ट्रांजैक्शंस को जो अदरवाइज हम मैन्युअली कर रहे थे, अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कमिट कर सकें। तो सॉफ्टवेयर शुड रिप्रेजेंट योर PWR, पॉलिसीज, बिजनेस प्रोसेस वर्कफ्लो एंड बिजनेस प्रोसेस रूल्स। वेरियस मॉड्यूल्स कौन से हो सकते हैं? परचेज, सेल, इन्वेंट्री, फाइनेंस, यूजर एक्सेस हैव टू बी कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है ना। अभी तक क्या क्या बात की इसने? सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे सेटअप होता है ये डिफाइन करता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर को सेटअप कैसे किया गया है और मेथोडिकल प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग दीज ऑप्शंस। सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल किया जाता है तो कहता है उसकी वैल्यूज, पैरामीटर्स की जो है वो डिफाइन साथ के साथ करनी चाहिए बेस्ड ऑन PWR। वेरियस मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो वो आपको पता ही है। कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगा कि सॉफ्टवेयर फंक्शन कैसे करता है और क्या मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्लेड हैं। ये बात हमने शुरू में की। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो। जैसे क्या कहता है? मैपिंग ऑफ अकाउंट्स, मैपिंग ऑफ अकाउंट्स टू फ्रंट एंड ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज एंड सेल। तो ये मैपिंग ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? सर डेटर अकाउंट से रिलेटेड, क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड आपकी परचेज या सेल हो सकती है, कैश के साथ, बैंक के साथ इसका जो है पीछे कनेक्शन हो सकता है, जनरल लेजर के साथ हो सकता है, सेल्स परचेज लेजर के साथ हो सकता है। जो ट्रांजैक्शन फ्रंट पे जा रही है वो तो ट्रांजैक्शन एक डबल एंट्री है, बट उस डबल एंट्री का इंफॉर्मेशन किस अकाउंट में कैप्चर होना चाहिए, ये मैपिंग है। विच मीन्स इट्स लाइक डेवलपिंग अ रिलेशन, कनेक्टिंग एन अकाउंट विद द ट्रांजैक्शन, so that whenever a transaction is committed, the information actually goes into a specific account and it is available in that account wholesome level. Control on parameters, creation of customer type, vendor type, year end process। यानी क्या कह रहा है? किस किस तरह के हमारे कस्टमर्स हैं ये हम शुरू में ही डिफाइन अपने कर देंगे। हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अपना जो सर्विसेज या गुड्स
या हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंटरप्राइजेस के बीच में चेक करते हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी डिस्काउंटिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, हमारा बल्क परचेजर है, रिटेल परचेजर है, इसके बेसिस पे चेंज हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली डिस्काउंट्स, प्राइसेस एंड वैल्यू जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये पहले से कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइंड होना चाहिए। यूजर, ये तीन चीजें आपकी इकट्ठी हैं, यूजर एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस, जिसके बीच में कॉन्फ़िगरेशन और उसकी मैनेजमेंट करने का तरीका डिफाइंड है, और पासवर्ड मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ लिया हमने? मैपिंग ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर कंट्रोल ऑन पैरामीटर्स, यूजर एक्सेस से रिलेटेड हमने तीन चीजें पढ़ी, यूजर एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस एंड पासवर्ड मैनेजमेंट। ये हमारा क्या था बेटा? कॉन्फ़िगरेशन। अभी जल्दी से समझो मास्टर्स क्या है। मास्टर्स बेसिकली एक ऐसी इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब आपने मॉड्यूल्स डिफाइन कर दिए, अब हर मॉड्यूल के बीच में वैल्यूज को डिफाइन करना, लोन कितने अमाउंट का कौन प्रोवाइड कर सकता है, और सैलरी किसकी कितने अमाउंट की है। एचआर के बीच में आपने डिफाइन किया एक पर्सन का नाम, अपने एम्प्लॉय का नाम, अपने सीईओ का, किसी का भी नाम, ये मास्टर है, मतलब ये परमानेंट रहेगा, इसके बीच में चेंजेस नहीं होंगे। कॉन्फ़िगरेशन भी परमानेंट है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस बहुत रेयर लेवल पे किए जाते हैं, मास्टर में भी बहुत रेयर लेवल पे चेंजेस होते हैं। इट्स लाइक आपने एक इंसान, कोई पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई वेंडर है आपका, कोई किसी भी पोस्ट पे पर्सन है, उसके एक्सेस राइट्स डिफाइन करने हैं, वो एक ही बार डिफाइन किए जाते हैं, उसमें बार बार छेड़खानी नहीं की जाती है। आपने सैलरी किसी की डिफाइन कर दी, डीए डिफाइन कर दिया, वो पूरा साल वही रहना है, रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन है। जब चेंज होगा तो मास्टर में चेंज कर दिया जाएगा। डिस्काउंट्स आपने जो डिफाइन किए हैं वो वही के वही रहते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। जब कोई सेल टाइम आएगा तब मास्टर में चेंज कर दिया जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट के क्राइटेरियाज डिफाइन किए जाएंगे, कितनी क्वांटिटी के ऊपर कितना जो है डिस्काउंट अवेलेबल है, राइट। अभी हम जो कह रहे हैं यहाँ पे, परमानेंसी जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेजोरिटी चीजें परमानेंट रहती हैं फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, अनटिल एंड अनलेस हमारा पीडब्ल्यूआर चेंज हो रहा है। जब पीडब्ल्यूआर में चेंजेस होंगे या एनवायरमेंट में कोई ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें कहीं पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वैसे परमानेंट है बट उसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तब हम मास्टर्स को छेड़ते हैं। और इसके भी छेड़ने के या इसको एक्सेस करने के राइट्स बहुत लिमिटेड लोगों को अवेलेबल होते हैं, और जिन भी लोगों को अवेलेबल होते हैं उनको अप्रूवल हमेशा टॉप लेवल से लेनी पड़ती है। बिना टॉप लेवल के अप्रूवल के अक्सर इनमें चेंजेस करने पॉसिबल नहीं होते हैं। तो मास्टर्स क्या है? रेफर्स टू वे पैरामीटर्स आर सेटअप फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा था? द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेटअप, और यहाँ पे क्या कह रहा है? पैरामीटर्स आर सेटअप फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया हमने। ऊपर हम पूरे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉड्यूल्स के अंदर। हर सेपरेट मॉड्यूल का मास्टर डिफाइन करने का राइट हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास है। उस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन करके हम उसके मास्टर्स वैल्यूज जो है वो डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स कौन से? परचेज, सेल, इन्वेंट्री, फाइनेंस, जो हमने पीछे भी अभी देखा। These drive how the software will process relevant transactions। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस कौन सी चल रही हैं? ये बात यहीं से डिफाइन होगी, कौन सी ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे कमिट होनी है। मास्टर्स आर सेट अप फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड या मॉड्यूल्स, एंड दीज आर चेंज्ड व्हेनेवर PWR बेसिकली प्रोसेस रूल्स और पैरामीटर्स आर चेंज्ड। एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी क्या कहता है, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं अलग अलग लोगों से रिलेटेड। वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, किस किस तरह के मटेरियल्स हैं हमारे। अकाउंट्स मास्टर, किस किस तरह के अकाउंट्स हमने डिफाइन किए हैं, अलग अलग अकाउंट्स जो हमने क्रिएट किए अपने। एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन किस किस तरह की हमें चाहिए, उसको हम एक ही बार कैप्चर करते हैं। एक नया एम्प्लॉय आता है तो और वही की वही परमानेंट रहती है, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रोसेस रूल्स के बीच में चेंज आ जाए, अनटिल एंड अनलेस उसकी वैल्यूज कुछ अब इंक्रीज हो रही हैं, उसे हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मटेरियल्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, डिस्काउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वेंडर पहले कोई और था, वेंडर नया उसकी जगह पे लेकर आए हैं, वेंडर की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, ये सारी की सारी बातें। GSTN नंबर चेंज हो गया, उसने कंपनी अपनी नई बना ली, ये सारी इंफॉर्मेशन परमानेंट रहती है। एनी चेंज टू दीज डाटा have to be authorized by appropriate personnel and these are logged and captured in exceptional reports। मतलब ऑब्वियसली इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर इसको जनरली कोई भी चेंज कर सके तो सर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो रोज आए दिन कंपनी में फ्रॉड और एरर्स ही होते रहेंगे।
तो इसको कैप्चर एक्सेप्शन रिपोर्ट में किया जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज रेकरिंग, दिस इज नॉन रेकरिंग, दिस इज अनयूजुअल। हम जनरली इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। द वे मास्टर आर सेट अप विल ड्राइव द सॉफ्टवेयर विल, हाउ द सॉफ्टवेयर विल प्रोसेस ट्रांजेक्शंस ऑफ दैट टाइप। बहुत जनरल बात। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, कस्टमर मास्टर विल हैव क्रेडिट लिमिट ऑफ द कस्टमर, व्हेन एन इनवॉइस इज रेज्ड सिस्टम विल चेक अगेंस्ट अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, और अगर अमाउंट इनवॉइस्ड विद इन क्रेडिट लिमिट है तो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा, इनवॉइस को ऑन होल्ड रखा जाएगा। एग्जाम्पल्स हमने ऊपर पढ़ी लिया, जैसे क्या कहता है, वेंडर मास्टर में क्रेडिट पीरियड, वेंडर बैंक अकाउंट डिटेल्स, कस्टमर में क्रेडिट लिमिट, एड्रेस ऑफ बिलिंग एंड शिपिंग, मटेरियल मास्टर मटेरियल टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, एम्प्लॉय मास्टर नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी डिटेल्स। ये परमानेंट चीजें हैं, इनमें चेंजेस नहीं आते। ट्रांजेक्शंस, एक्चुअल ट्रांजेक्शंस एंटर्ड थ्रू मेन्यूज एंड फंक्शंस, जो भी हमने डिफाइन किए थे अब तक मास्टर्स और सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के बीच में, अब वो ट्रांजेक्शंस को एक्चुअली कमिट किया जाएगा थ्रू ऑल द basic structure that has already been created through CM in the application software, through which all transactions for specific modules are initiated, authorized and approved. Examples: sales, purchase, stock transfer, journal entries and सब कुछ। Implementation or review of business process can be done. Implementation or review of specific business process, मतलब जब आप किसी प्रोसेस को implement कर रहे हो या उसको रिव्यू कर रहे हो तो उसके दो तरीके हैं उसको ध्यान में रखने के। पहला कहते हैं रिस्क पर्सपेक्टिव और दूसरा कंट्रोल पर्सपेक्टिव। रिस्क पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, नजरिया ये रखना कि किसी भी प्रोसेस के बीच में कितना रिस्क है, और कंट्रोल पर्सपेक्टिव की बात करता है कंट्रोल ऑलरेडी कितने लगे हुए हैं और कितने और कंट्रोल्स लगाने जरूरी हैं या नहीं। रिस्क है तो अकॉर्डिंगली कंट्रोल्स लगाएंगे, और कंट्रोल पर्सपेक्टिव का मतलब है पहले से कंट्रोल्स लगे हुए हैं और कितने लगाने जरूरी हैं। In case of risk, we need to consider each of the key sub-process activities, look at existing related control objectives, existing controls and residual risks after application of controls। मतलब क्या कह रहा है, existing related control objectives के ऊपर आप ध्यान देंगे, पहले से कितने, और existing controls और residual risks after application of controls, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे, which means एग्जिस्टिंग रिलेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो चल रहे हैं प्लस एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स लगे होने के बावजूद कितना रेजिडुअल रिस्क आ रहा है, मतलब हमारे कंट्रोल्स क्या चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं, किन चीजों के बीच में अभी और हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, या वो वाला जो रेजिडुअल रिस्क है वो रहता ही रहता है, उसे एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा। रेजिडुअल रिस्क शुड बी नोइंगली एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि इसको अब नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। कुछ एरर्स होने ही होने हैं, आप उनको नहीं रोक सकते हो। कुछ टाइप की एक्सेप्शंस जनरेट हो रही हैं, आप नहीं अवॉइड कर सकते हो, वो रहनी है। If we review this from a control objective perspective for each key sub-process or activity, we will consider what is sought to be achieved by implementing controls. Evaluate करो, risk mitigate हो रहे हैं कंट्रोल से जो अभी implemented है at present, and क्या residual risk है जो बच रहा है, and क्या जरूरत है और कंट्रोल्स को लगाने की। दो पर्सपेक्टिव से बात की। अब ये मेन हमारी बात शुरू हो गई कि हमने अब बात करनी है रिस्क कंट्रोल्स डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस के जो एप्लीकेबल हैं। उससे पहले आप ये समझ लो कि ये प्रोसेसेस हैं क्या, 6 प्रोसेसेस। P2P क्या है? ऑब्टेनिंग एंड मैनेजिंग द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। क्या होता है? ट्रांजैक्शनल फ्लो ऑफ डेटा है जो कि भेजा जा रहा है टू अ सप्लायर। हमने भेजा परचेज रिक्वेस्ट, भेजा किसको? कोट भेजा हमने किसको? एक स्पेसिफिक सप्लायर को। तो हमारे पास से जो ट्रांजैक्शनल फ्लो शुरू हुआ था, और साथ में क्या है, सराउंड करता है फुलफिलमेंट ऑफ एक्चुअल ऑर्डर एज वेल एज पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। फुलफिलमेंट तक जो भी इंफॉर्मेशन आपस के बीच में शेयर हो रही है, उन्होंने हमें इनवॉइस भेजी, उन्होंने हमें शिपिंग डिटेल्स भेजी, हमने GRN क्रिएट की, हमने सारी चीजों को कंपेयर किया और कंपेयर करके पेमेंट की। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो ट्रांजैक्शनल फ्लो चल रहा है, ये सारा का सारा आपका P2P में आता है। और क्या कहते हैं? सीमलेस। पॉसिबल है कि सीमलेस प्रोक्योर टू पे प्रोसेस को हम चला सकें, कवरिंग कंप्लीट लाइफ साइकिल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू पेमेंट। और ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली ऑटोमेशन के थ्रू। ऑर्डर टू कैश सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस है जिसमें क्या है? रिसीविंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर गुड्स और सर्विसेज। रिसीविंग एंड फुलफिलिंग, हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कैश। इसके सब प्रोसेस के पार्ट्स क्या है? कस्टमर ऑर्डर डॉक्यूमेंटेड, मतलब सबसे पहले रिसीव हुआ, डॉक्यूमेंट किया, फुलफिलिंग करेंगे, उसकी फुलफिलमेंट करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे सर्विस की। फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? हमने अप्रूव कर दिया है कि ऑर्डर हम प्रोसेस करेंगे, दैट इज फुलफिलमेंट।
ऑर्डर को शिप करेंगे या सर्विस को परफॉर्म करेंगे, इनवॉइस क्रिएट की जाएगी, सेंड की जाएगी कस्टमर को, कस्टमर पेमेंट हमें सेंड करेगा और हम पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जनरल लेजर में और कहानी खत्म। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, समझाने जैसा कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री साइकिल एक्यूरेटली ट्रैक करना ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल्स को फॉर एन एंटरप्राइज एंड मेंटेन करना एक्यूरेट रिकॉर्ड सारी स्टॉक मूवमेंट्स का, ताकि कैलकुलेट कर सकें करेक्ट बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल विद अस। इन्वेंट्री साइकिल करेक्टली ट्रैक करना ऑन हैंड इन्वेंट्री को। ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल्स क्या है? आज हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको ट्रैक करना, उसका रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट रखना। तो मतलब क्या हुआ, जितनी इन्वेंट्री आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव अराउंड कर रही है उसका भी ध्यान रखना, उसको कैप्चर करना कि वो वाकई ही इंफॉर्मेशन आपके पास अप टू द डेट अवेलेबल है। जब भी मूव हो रहा है स्टॉक फ्रॉम विद इन द डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम आउटसाइड, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा कैप्चर हो रही है आपके सिस्टम में, ये बहुत जरूरी है। नाउ टर्म इन्वेंट्री साइकिल मींस डिफरेंट थिंग्स टू कंपनीज एट डिफरेंट वर्टिकल्स। ये वर्टिकल्स का मतलब क्या है? डिफरेंट नीश, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग मतलब है। दो तरह के बिजनेस की बात करता है, एक वो जो इन्वेंट्री क्रिएट करता है और एक वो जो इन्वेंट्री परचेज करता है बट है उसके लिए भी इन्वेंट्री। सो बेसिकली एक ने मैन्युफैक्चरिंग की तो उसके लिए लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो कैश फ्लो और रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करता है। जबकि दूसरा जो है वो बात कर रहा है इन्वेंट्री परचेज करने की, और परचेज करने के बाद हम उस इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और कैसे ऑप्टिमली अपने पास रख रहे हैं। ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। फॉर दोज हु सोर्स, असेंबल, क्रिएट इन्वेंट्री, इट इज टाइम बेस्ड प्रोसेस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैक्सिमाइज रिसोर्सेज एंड कैश फ्लो। मैक्सिमाइज रिसोर्सेज मतलब इन्वेंट्री का फ्लो बना रहे और साथ में इन्वेंट्री में पैसा इतना लग रहा है तो कैश फ्लो साथ में मेंटेन रहे, ताकि इन्वेंट्री को एक्चुअली प्रोडक्शन में और ज्यादा लाया जा सके। बिजनेस जो बाय स्टोर और इन्वेंट्री और सेल करता है इन्वेंट्री को, ट्रेडर बेसिकली, इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल्स फ्रॉम परचेजिंग थ्रू मोर एफिशिएंट ऑडिटिंग। थ्रू मोर एफिशिएंट ऑडिटिंग एनालिटिकल कंडीशन चेक करता है, ईओक्यूज, जेआईटी, ये सारी बातों को समझना उसके लिए जरूरी है कि मेरे को कितनी इन्वेंट्री की जरूरत है और मेरा इन्वेंट्री ऑर्डरिंग और इन्वेंट्री को होल्ड करने का जो कॉस्ट लग रहा है वो ऑप्टिमल रहे। मैं इन्वेंट्री ज्यादा ना ले आऊं, मेरी सेल उतनी नहीं हो रही है, इस बात को समझना कि मेरी एक्चुअल इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कितनी है और उसके मुताबिक इन्वेंट्री को सिस्टम में रखना। इसके 3 टिपिकल फेजेस हैं, ऑर्डरिंग फेज, प्रोडक्शन फेज और फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज। ऑर्डरिंग फेज क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ऑर्डर एंड रिसीव रॉ मटेरियल। ये मैन्युफैक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं हम। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ऑर्डर एंड रिसीव रॉ मटेरियल, ये पहले वाले का बात कर रहे हैं हम, इसका सोर्स असेंबल वाले का। ये रॉ मटेरियल मंगाएगा, रॉ मटेरियल मंगा के क्या करेगा? ऑर्डर किया रॉ मटेरियल, तो उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, कितना टाइम लग रहा है, लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, टाइम साइकिल। प्रोडक्शन फेज, work in progress phase relates to time it takes to convert raw material to finished goods, which will be ready for use by customers, यानी इन्वेंट्री फॉर्म में क्रिएट कर देना इसको। फिनिश गुड्स इन डिलीवरी फेज, कितनी हमारे पास इन स्टॉक है और डिलीवरी टाइम हम कस्टमर के पहुंचाने में कितना ले रहे हैं। इन्वेंट्री साइकिल मेजर किया जाता है इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने डेज हमारे लग रहे हैं इन्वेंट्री की शुरुआत रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेके उसको स्टॉक में लेके आने के, फिनिश प्रोडक्ट तक लाने के और फिर कस्टमर तक पहुंचाने के। लो, हमने बहुत सिंपल सी चीजें P2P इन्वेंट्री, P2P O2C और इन्वेंट्री पढ़ लिया। अब हमारे 2 प्रोसेसेस हैं सिर्फ बहुत जनरलाइज लेवल के। HR क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, कवर करता है ऑल स्टेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयज टाइम विद इन अ स्पेसिफिक एंटरप्राइज, और रोल ऑफ HR डिपार्टमेंट कैसा यहां रहेगा इसकी बात की जाती है। इसके बीच में जो आपके 4 लेवल्स हैं, इन 4 लेवल्स की बहुत गंदा सा एक कोड बनाया मैंने। ये कोड है रेकॉर्ड, कार्टर, रेकॉर्ड कार्टर, रेकॉर्ड कार्टर, रेकॉर्ड कार्टर। रेकॉर्ड कार्टर क्या चीज है बेटा? रिक्रूटिंग एंड ऑन बोर्डिंग
दूसरा ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग, तीसरा करियर डेवलपमेंट, चौथा टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन। वाह सर, कितनी अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी बेटा, रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग, ये क्या चीज है? रिक्रूटिंग प्रोसेस है अपने आप में हायर करना न्यू एम्प्लॉइज को, और इसमें एचआर डिपार्टमेंट का मेजर रोल रहता है। रोल क्या रहता है? टू असिस्ट इन हायरिंग, जिसके बीच में क्या क्या करेंगे? प्लेसिंग द एड, सिलेक्टिंग द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिज्यूम, जो सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है, कंडक्ट करेंगे इंटरव्यूज और एडमिनिस्ट्रिंग द असेसमेंट्स, जैसे कि पर्सनैलिटी प्रोफाइल टू चूज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेंट फॉर द पोजीशन। 4 चीजें बताई इसने। एड्स देंगे, चूज करेंगे इन लोगों में से बेस्ट प्रोफाइल जिसका भी हमें लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिज्यूम जिसका हमें लग रहा है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज। उसके बाद मतलब बेसिकली क्या है, छटाई हो रही है कि पहले बात तो जो रिज्यूम आए उसमें से हमें लॉजिकल कौन से लग रहे हैं कि इनमें से हमें किसका इंटरव्यू लेना चाहिए, सबका नहीं लेंगे। फिर इंटरव्यू लेना और असेसमेंट करना पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स के, ये पर्सनैलिटी बंदे की लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये एक पर्सन फॉलोअर स्टेट का है, ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक पैशनेट है अपने काम के लिए, तो हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी सूटेबल है? बहुत लाउड है, बहुत शांत स्वभाव से काम करता है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, हमें क्या चाहिए? In small businesses where owners perform these duties personally, HR would assist in a support role. In some organization, recruiting stage is also referred to as hiring support. ये याद रखना, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पे रिक्रूटिंग स्टेज को क्या बोला जाता है? हायरिंग सपोर्ट। ऑनबोर्डिंग, अब ये ऑनबोर्डिंग क्या चीज है बेटा? The process of getting successful applicant set up in the system as a new employee, मतलब bring him on board। अब हमने क्या बोल दिया, आप अब हमारे कंपनी के हिस्सा बन चुके हो, अब आप भी आइए कृपया हमारे साथ बैठिए और लेट्स पढ़िए। ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग। ओरिएंटेशन प्रोसेस क्या बेटा? बाय विच एम्प्लॉय बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी वर्कफोर्स थ्रू क्या क्या? लर्निंग हिज हर न्यू जॉब ड्यूटीज, रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करेगा विद द कोवर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, प्लस अपना एक सेगमेंट डिफाइन करेगा जहां वो काम करना चाहते हैं, किस एरिया में वो अपने 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 करियर को और आगे ले जाना चाहता है, या बेसिकली अपने किस एरिया के बीच में फोकस क्रिएट करना चाहता है। करियर प्लानिंग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि एम्प्लॉय at which employee and the supervisor work out his her long term career goals with the company। मतलब क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि आपकी ओरिएंटेशन तो कर दी हमने, आपको जनरली जितना कुछ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग देनी थी वो दे दी, काम बता दिए, लेकिन अब आपको रिलेट करवाना जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि आप फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे पास काम करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहते हुए करियर के क्या आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, किस तरह से आप अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करते हो, किस पोजीशन पे आप अपने आप को देखते हो आने वाले टाइम में, उसके मुताबिक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस लेवल्स अच्छे हैं तो हम आपको किस तरह की और जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, प्रोजेक्ट्स नए दें, प्लस कैसे हम आपकी और ट्रेनिंग करके आपको वो सारी अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज दे सकते हैं जिससे आप एक्चुअली अपने गोल तक पहुंचो। बेसिकली कंपनी का फायदा है, जब भी एक पर्सन एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाता है तो जितनी मेहनत वो कर रहा है अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, उतना कंपनी का भी जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का भी लेवल ऊपर जाता है। तो वो उसको पुश करना जरूरी है कि वो अपने करियर को लेके एंथुसियास्टिक हो। The HR department may make additional use of personality profile testing at this stage to help the employee determine her best career options with the company। मतलब हमने चेक किया था ना, लीडरशिप क्वालिटीज वाला है, डिसिप्लिन्ड है, लाउड है, हम्बल है, बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, फॉलोअर है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली किस लेवल पे पहुंचने की काबिलियत रखता है, उसके मुताबिक उसको सपोर्ट करना। करियर डेवलपमेंट। Career development opportunities are essential to keep an employee engaged with the company over time। ये क्या है? Career opportunities का मतलब है नई जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करना, प्रमोशंस देना, इंसेंटिव्स देना, ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रोजेक्ट्स के बीच में एक पर्सन को लेके जाना, उसको अपनी बड़ी पोस्ट का जो है, ओहदे की जो है वो विजन दिखाना कि वो इससे और बेटर जगह पे पहुंच सकता है, और वो दिखाने के बाद ये पर्पस क्या है, ताकि कंपनी के साथ ओवर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम वो कनेक्टेड रहे। After an employee has established himself at company and determined his long-term career objectives, पिछले वाले में
द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट शुड ट्राई टू हेल्प हिम मीट हिज गोल्स इफ दे आर रियलिस्टिक। मतलब ये नहीं कि आप सीधा अभी नॉर्मल मैनेजर की जॉब पे है और आप कह रहे हो मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। अरे बनिएगा, पहले छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, रियलिस्टिक लेवल पे काम करिए, पहले नेक्स्ट से नेक्स्ट पॉइंट तक जाइए, वो भी आ जाएगा। दिस इंक्लूड्स प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ट्रेनिंग। मतलब आप उनको ट्रेनिंग देंगे, आप उनको अलग अलग कोर्सेज करवाएंगे, सर्टिफिकेशंस अलग अलग करवाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का भी फायदा हो रहा है और उनका भी जॉब पर्सपेक्टिव इंप्रूव हो रहा है। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस विद इन द कंपनी, कंपनी ऑल्सो असेसेस एम्प्लॉयज वर्क हिस्ट्री। पहले आपने कैसा काम किया है, आप पहले जो है कितनी प्रमोशंस ले चुके हैं, कितने आपके प्रोफाइल्स रहे हैं, कितनी कंपनीज आपने चेंज की हैं, कितना लीडरशिप लेवल पे आपने प्रोजेक्ट संभाले हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में देखते हुए प्लस परफॉर्मेंस एट दिस स्टेज आज डिटरमिन करते हैं वेदर ही हैज बीन अ सक्सेसफुल हायर। उसके पिछले प्रोफाइल देख के प्लस करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसने कैसा परफॉर्म किया, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन देख के हम डिफाइन करते हैं कि वाकई इस पर्सन को हायर करना जो है वो लॉजिकल रहा। टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन, यूं तो कहते हैं ज्यादातर लोग रिटायरमेंट होती है और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ जाते हैं, बट अक्सर सारे लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, या हम खुद ही उसे उठा के बाहर फेंक रहे हैं। अदर्स विल चूज टू मूव ऑन टू अदर अपॉर्चुनिटीज और बी लेड ऑफ, व्हाटएवर द रीजन, सभी लोग अल्टीमेटली कंपनी छोड़ते हैं। रोल ऑफ एचआर इज मैनेज करना ट्रांजिशन बाय इंश्योरिंग ऑल पॉलिसी प्रोसीजर्स आर फॉलोड। जब भी कोई पर्सन छोड़ रहा है, पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉलो करने बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉज बहुत सारे एप्लीकेबल हैं। उन लॉज के दायरे में आके हम फंसना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को सेफर रखना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट पॉलिसीज को फॉलो करते हैं व्हाइल समबडी इज बीइंग टर्मिनेटेड और ट्रांजिशनड। कैरिंग आउट एन एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू का पर्पस होता है अगर कोई छोड़ रहा है तो कहीं हरासमेंट तो नहीं हो रही थी जिसकी वजह से छोड़ रहा है, कहीं हमारी कंपनी में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से छोड़ रहा है, अगर इसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसे पूछ के देखते हैं, अगर हम तुम्हें सिमिलर अपॉर्चुनिटी दें तो हमारे पास रुकोगे, हो सकता है हमारे पास ही रुक जाए। एग्जिट इंटरव्यू का पर्पस होता है कि एक पर्सन की फीडबैक लेना अप्रोप्रिएटली, हाउ ही फेल्ट इन आवर कंपनी एंड हाउ इन गिवन व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही लाइक टू स्टे हियर। If that is the company policy and removing from the system, उसके सारे access rights को remove करना। These stages can be handled internally or with the help of another enterprise. Outsourcing की जा सकती है to a specific HR organization that provides services to manage employee life cycle. हमने क्या क्या पढ़ा? Record, recruiting and orientation, onboarding, orientation and career planning, फिर career development और termination और transition। Fixed asset, बेटा इतना सिंपल सा है, ये तो सबको आता है। फिक्स्ड एसेट प्रोसेस इंश्योर क्या करता है, सारी फिक्स्ड एसेट्स अप्रोप्रिएटली ट्रैक की जा रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लस थेफ्ट डिटरेंस के लिए जो है प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं। फिक्स्ड एसेट प्रोसेस इंश्योर करता है सारी एसेट्स प्रॉपरली ट्रैक हो रही हैं, फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, जैसे कि डिटेल ऑफ लोकेशन, क्वांटिटी, कंडीशन, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है ऑलरेडी एसेट का। टिपिकल स्टेप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोसेस में क्या क्या है बेटा, इसका कोड है फिर से गंदा सा, प्रात। ये प्रात क्या होता है सर? प्रात होता है बेटा, ये देखो, एडजस्टिंग द एसेट, प्रात दे दी। प्रात होता है बेसिकली प्लेट, पंजाबी में प्लेट को प्रात बोलते हैं, तो प्रात जो है वो हमने दे दी किसी को, तो प्रात क्या है? प्रोक्योरिंग एन एसेट, रजिस्टरिंग एन एसेट, एडजस्टिंग द एसेट, और टी से क्या करेंगे बेटे? ट्रांसफरिंग द एसेट, और लास्ट में डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। तो बेसिकली ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग लगभग एक जैसी बातें हैं। ओके, प्रोक्योरिंग एसेट को क्या कहते हैं? एंटर कब किया जाता है सिस्टम में? जब इनवॉइस एंटर की जाती है, साथ के साथ एसेट की एंट्री हो जाती है। इनवॉइस जैसी आएगी, परचेज, एसेट परचेज की जैसी एंट्री डालोगे आप, तो साथ के साथ वो अकाउंट के बीच में ऑलरेडी जो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट है या परचेज स्पेसिफिक मशीनरी अकाउंट है, उसमें वो ऐड साथ के साथ अपने आप हो जाएगी। तो बेसिकली प्रोक्योर करते ही एसेट की इंफॉर्मेशन एंट्री के साथ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में इनटू द अकाउंट्स पेबल या परचेजिंग मॉड्यूल। परचेजिंग मॉड्यूल में आएगा, ऑब्वियसली परचेज कर रहे हैं, और अकाउंट्स पेबल में क्यों जाएगा? क्योंकि क्रेडिट पे लिया है। रजिस्टरिंग और एडिंग एन एसेट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड इज अवेलेबल एट द टाइम इनवॉइस इज एंटर्ड। ऑब्वियसली क्यों? इंफॉर्मेशन आप किस तरह की एसेट से रिलेटेड डालोगे? इनवॉइस में सीरियल नंबर होगा, टोटल वैल्यू होगी, लाइफ कितनी डिफाइंड की गई है,
वारंटी कैसी है, उसका रिलेटेड वेंडर कौन है, मेंटेनेंस कब कब होनी है, जो आपकी सर्विसिंग है, एएमसी वगैरह अगर कोई हमने ली है तो वो इन्फॉर्मेशन सारा कुछ इकट्ठा कैप्चर हो जाएगा. Information entered at this stage could be acquisition date, placed in service date, description, type, cost, depreciable basis. Depreciable basis या तो SLM है या WDV है, लाइफ के बेसिस के ऊपर लगा रहे हैं जैसे भी. एडजस्टिंग, एडजस्टमेंट्स अक्सर कहते हैं एसेट के बीच में हमें करनी पड़ती है. इवेंट्स में अकर दैट कैन चेंज डेप्रिसिएबल बेसिस ऑफ एन एसेट. आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है. हमने 5 साल लाइफ सोची हुई थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी लाइफ शायद सिर्फ 2 साल रह जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगी. तो तब हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी. तो अकॉर्डिंगली लाइफ रिड्यूस हो गई, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट इंक्रीज करके अब हमें फिक्स्ड आउट करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक एसेट के लिए. फर्दर इंप्रूवमेंट्स या रिपेयर्स भी हो सकती हैं जो हमने की हो, जिसकी वजह से क्या कहता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या एक्सटेंड हो जाएगी इसकी इकोनॉमिक लाइफ. अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा. ट्रांसफरिंग दी एसेट, या तो हम उसे सेल कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे किसी और सब्सिडरी रिपोर्टिंग एंटिटी को या डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी. शिफ्टिंग हो रही है. These intra-company transfers may result into changes that impact assets depreciable basis. मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट के बीच में दिन रात अगर चल रही है एसेट डिपार्टमेंट ए के बीच में, और उसकी वैल्यू 10 साल है, एक और डिपार्टमेंट को 5 साल यूज करने के बाद मैंने दे दी, पर मेरे लिए उसकी 5 साल की वैल्यू बची थी. इनके लिए शायद अभी भी उसकी वैल्यू 10 साल हो, क्योंकि ये आधा दिन ही यूज करते हैं उस मशीनरी को. मैंने नई मशीनरी लगा ली है क्योंकि मुझे अपडेटेड जो है मशीनरी चाहिए थी. अब ये मशीनरी किसी और डिपार्टमेंट के पास चलेगी जिनका काम चल सकता है, और इनके लिए इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी. डेप्रिसिएशन रिड्यूस करनी पड़ेगी. ओके, दैट इंपैक्ट्स एसेट्स डेप्रिसिएबल basis, depreciation and other asset data. This needs to be reflected accurately in the system. Depreciating asset, decline in assets economic physical value is called depreciation. जानते हो आप? Depreciation is an expense which should be periodically accounted on a company's book and allocated to the accounting periods. ये भी जानते हो आप लोग. To match income and expense. Sometimes re-evaluation of an asset may also result in appreciation. मतलब क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन तो आप पीरियडिकली लगाते हो, लेकिन कई बार रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइफ वैल्यू में अप्रिसिएशन आ जाती है. तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी. डिस्पोजिंग, जब आपको ना चाहिए हो, ऑब्सोलीट हो जाए, बियॉन्ड रिपेयर हो, तो टिपिकली हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर जाते हैं. जब एसेट आउट ऑफ सर्विस चली जाए तो डेप्रिसिएशन फर्दर चार्ज नहीं की जा सकती है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्पोजल्स हैं, अबंडनमेंट, सेल और ट्रेड इन्स. ट्रेड इन्स होता है एक्सचेंज, डिस्पोज, अबंडनमेंट, स्क्रैप, सेल. बेसिक लेवल पे अब हमारी यूटिलिटी इसकी नहीं रही है, क्योंकि हमारे लिए अब नई मशीनरी आ गई और हमारी कंपनी में भी कहीं और यूज नहीं हो सकती, तो हम इसे किसी और को एट लोअर प्राइसेस सेल कर सकते हैं. एनी डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड रियलाइज्ड इज रिपोर्टेड एज गेन और लॉस. ये भी आप लोग जानते हो. तो क्या क्या पढ़ा आपने? प्रोक्योरिंग एन एसेट, आर से रजिस्टरिंग एन एसेट, एडजस्टिंग एन एसेट, ट्रांसफरिंग एन एसेट, दे दी डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ एन एसेट. General ledger risk and control. The process refers to process of recording transaction in system to finally generating the reports from financial transaction entered in the system. मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शंस आ रही हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस को हम लेके आते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में जाती हैं, और उसके थ्रू पैरेलल लेवल पे वैसे तो ट्रायल बैलेंस हमेशा बन रहा होता है, बट कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो इजीली वो रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है. बट ये इनिशियल प्रोसेस है जनरल लेजर, जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है. इनपुट for GL process flow is financial transactions and output are various reports. Financial transaction जो भी हो रही है वो GL में जा रही है, और उसके बाद reports बन रही हैं, such as balance sheet, P&L, fund flow या ratio analysis. Typical steps क्या क्या बताता है? Enter करना, financial transactions को review करना, approve करना, posting करना appropriately. देखो ना, financial transaction को system में लेके आना, उसको रिव्यू करना कि बाकी ये ट्रांजैक्शन सही है, अप्रोप्रिएट लेवल पे अप्रूवल जिसके जो है वो ले लिए हमने, अप्रूव करना. फिर फर्दर पोस्टिंग उस ट्रांजैक्शन की करना इनटू अ स्पेसिफिक अकाउंट. फिर पोस्टिंग करना उसकी इनटू अ स्पेसिफिक अकाउंट, जनरेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अल्टीमेटली. लो बेटा, यहां तक हमारा खत्म हुआ. अब हम मेन छलांग मारेंगे जो हमारा खतरनाक एरिया. ये तो बहुत सिंप्लीफाइड सा एरिया था कि हमने क्या क्या पढ़ा. प्रात पढ़ा हमने रेकोर कारतर पढ़ा. रेकोर कारतर हमारा रिक्रूटिंग ऑनबोर्डिंग है, फिर ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग है, फिर करियर डेवलपमेंट है, और लास्ट के बीच में तर से हमारा क्या है, टर्मिनेशन एंड
ट्रांजिशन। इन्वेंट्री साइकिल O2C पढ़ा, P2P पढ़ा हमने, और हमने CMT पढ़ा, ठीक है ना। ये सब कुछ हमने कर लिया, बहुत सिंप्लीफाइड सी चीजें, इसके बीच में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था याद करने वाला। अब बारी आती है हमारे मेन पार्ट की। बिजनेस प्रोसेस के मास्टर्स और कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस को, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में सिर्फ एक जनरल लेजर, वो सेपरेट रखा है मैंने क्योंकि उसका सिमिलैरिटी किसी के साथ नहीं है। तो पहली बात, बिजनेस प्रोसेस रिस्क एंड कंट्रोल्स के बीच में 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। कौन से सर? इसका नाम है CMT, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स और ट्रांजैक्शन। अभी के लिए इतनी बात, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस। और कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है? सर 6 बिजनेस प्रोसेसेस हैं। कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं? P2P, O2C, P2P क्या है? प्रोक्योर टू पे, O2C क्या है? ऑर्डर टू कैश, और लास्ट में इन्वेंट्री। सो बेसिकली ये तीनों इन्वेंट्री से रिलेटेड ही हैं। या तो आप इन्वेंट्री बेच रहे हो या इन्वेंट्री आपके पास आ रही है, राइट। फिर आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, और लास्ट में जनरल लेजर। अब इन सभी प्रोसेसेस के फर्दर हर एक के अलग अलग ये तीनों पार्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर और ट्रांजैक्शंस। मैं इन तीनों पार्ट्स के ऊपर तवज्जो दे रहा हूं, बाकी जो पार्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये तो सभी लोग पढ़ के चले जाते हैं, मैं डेफिनेटली उसको भी पढ़ाने वाला हूं। बट मेरा कंसर्न यहां पे है कि हम जो CMT है, इस CMT को इस तरह से जो है याद कर लें, इतने सिंप्लीफाइड वे में याद कर लें कि CMT पेपर में छोड़ के ना जाना पड़े, बिकॉज इसके बीच में से यू नेवर नो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली भी अटेम्प्ट में 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए थे। बट अगर आपको बहुत सिंपल वे के बीच में इसका सही आंसर पता है, चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। अब बिजनेस प्रोसेस के बीच में रिस्क्स और कंट्रोल्स 3 पैरामीटर्स पे आते हैं। CMT, कॉन्फ़िगरेशन, जो सॉफ्टवेयर की हमने देखी, मास्टर्स, जो परमानेंट रहता है, मेजर पार्ट ऑफ द टाइम चेंजेस होते हैं, जो पॉलिसी पैरामीटर्स में कोई चेंज हो, सैलरी में किसी के चेंज आ रहा है, एप्रिसिएशन हो गई उसकी, प्रमोशन हो गई तो इंक्रीज हो गया, या डिमोशन हो गई तो डिक्रीज हो गया, एनी सच थिंग। प्राइसेस ऑफ इन्वेंट्री में चेंजेस आ गए, और फिर ट्रांजैक्शंस जो जनरली हमारी कंटिन्यूस चल रही होती हैं। 6 प्रोसेसेस हमने देखे, 6 प्रोसेसेस से रिलेटेड हमने कंट्रोल्स और किसकी बात करनी है? कंट्रोल्स और रिस्क और कंट्रोल्स की। बहुत बड़ा सारा हमारे पास चार्ट्स हैं इसके, उसको हमने सिंप्लीफाई करके माइंड मैप्स में सिर्फ 3 पेजेस के बीच में क्रिएट कर दिया है। इस 3 पेज के बीच में पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा आपका कंप्लीट इन रिस्क एंड कंट्रोल्स का। लेट्स डू इट। हमने बात की किस बात की बेटा? बिजनेस प्रोसेस, रिस्क और कंट्रोल्स 3 टाइप के हैं। जो रिस्क हैं और उनके प्रति कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, मास्टर से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ये है क्या तीनों? ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब ये कंट्रोल्स की लिस्ट क्या है? वो लिस्ट के लिए बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं जो मैंने आपको दूसरी फाइल में दिखाए। हम पूरा का पूरा जो है इन टेबल्स को याद करने की बजाय इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में, कंपैरेटिव वे के बीच में समझेंगे और याद करेंगे। अब प्रोसेसेस कितने हमारे? 6, P2P, O2C, इन्वेंट्री, दोनों इन्वेंट्री से ही रिलेटेड है। फिर HR, फिक्स्ड एसेट और जनरल लेजर। आओ जल्दी से समझते हैं ये बिजनेस प्रोसेसेस 3 मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं, P2P, O2C और इन्वेंट्री। आओ देखो मेरे साथ साथ। ओके, अब मास्टर्स के बीच में जो चीजें होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ठीक है। और परमानेंट चीजों की हमने बात की थी जब पॉलिसी रूल्स कोई चेंज होते हैं या फिर किसी तरह की कोई भी नई चेंज आ रही है जिसकी वजह से मास्टर्स में चेंज करने जरूरी हैं, तब मास्टर्स में चेंज होंगे, जिसका मतलब अप्रूवल साथ में होनी जरूरी है। लेकिन अगर कोई लूप होल रह गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड वे में, इनवैलिड वे के बीच में मास्टर्स में चेंज कर दे। तो हम क्या चाहते हैं? मास्टर्स के बीच में इनवैलिड, अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर कोई चेंजेस हम चाहते हैं जो हों, जो वैलिड है, पहला अनऑथराइज्ड, इनवैलिड नहीं होने चाहिए, पर हो रहे हैं, ये रिस्क है। लूप होल रह गया, इसकी वजह से हो रहे हैं, ये रिस्क है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल कहता है कि अनऑथराइज्ड, इनवैलिड चेंजेस नहीं होने चाहिए, या कह लो वैलिड चेंजेस होने चाहिए। तो अब एक बात याद रखना, जो रिस्क है उसके बीच में अगर कोई चीज कही गई है कि ये गलत हो रही है, तो उसका कंट्रोल क्या है? ये सही हो रहा है।
अगर कोई चीज कही गई है कि ऐसा ना हो तो कहता है कि वहां पे हो रहा है, कंट्रोल में सही हो रहा है, यहां पे सही नहीं हो रहा है, यहां पे सही हो रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है। मैं टेबल में भी दिखाऊंगा कैसे दोनों का आपको बेसिकली रिस्क याद रखने की जरूरत है। कंट्रोल उसका ऑपोजिट है, पैसिव मतलब बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है। नेगेटिव आपका रिस्क है, पॉजिटिव आपको कंट्रोल लगाना है। कंट्रोल का मतलब है अगर नोट आ रहा है तो नोट को हटा दो, बाकी बात सारी की सारी वही रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैंने आपको कहा कि अनऑथराइज्ड इनवैलिड चेंजेस हो रहे हैं मास्टर फाइल को। मास्टर फाइल किसकी हम बात कर रहे हैं? P2P। P2P के बीच में हम इंफॉर्मेशन भेज किसको रहे होते हैं? सप्लायर। तो हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो सप्लायर से रिलेटेड है। इस सप्लायर के वेंडर, जैसे हमने कहा था, वेंडर की जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में चेंज हो तो लॉजिकली जब वैलिड चेंज की जरूरत हो तभी हो। तो अनऑथराइज इनवैलिड चेंजेस टू सप्लायर मास्टर फाइल हो रहा है, नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? वैलिड चेंज अगर हम कर रहे हैं तो उसको टाइमली इनपुट और प्रोसेस ही नहीं किया जा रहा। वैलिड चेंज है, बता दिया कि बॉस ये नई चीज है जिससे रिलेटेड हमें चेंज करना है, तो आपने क्या कहा? क्या कहा बेटा? आपने कहा कि सर वो तो इनपुट ही नहीं हो रहा है और प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। ये रिस्क है। क्या चेंज बता भी दिया जाएगा उसके बावजूद उसे इनपुट और प्रोसेस नहीं किया जाएगा, या क्या कहता है, डिले हो जाएगा और प्रोसेस नहीं होगा टाइमली मैनर में। या तो हो ही नहीं रहा है, और हो रहा है तो डिले हो रहा है, या टाइमली मैनर में नहीं हो रहा है। और लास्ट में क्या कहता है? अगर चेंज कर भी दिया तो वो करेक्ट नहीं है। तो चार बातें हमारे चेंजेस टू मास्टर फाइल, बस इतना याद रखना। सप्लायर तो पता ही है आपको। चेंजेस टू मास्टर फाइल में पहला, अनऑथराइज्ड इनवैलिड चेंजेस हो रहे हैं। वैलिड चेंजेस इनपुट और प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो डिलेड हो रहे हैं और टाइमली प्रोसेस नहीं किए जा रहे हैं। पहले में कहता है हो ही नहीं रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं डिलेड है, टाइमली नहीं हो रहा है, और फोर्थ बात कहता है करेक्ट नहीं है। ये चार बातें याद रखना। अगली बात क्या कहता है? सप्लायर मास्टर फाइल डेटा इज नॉट अप टू डेट। बॉस ऊपर वाली चार बातें जो हमने कही अनऑथराइज्ड है, अप टू डेट कैसे होगा? रियल पिक्चर तो दिखेगी नहीं। वैलिड चेंजेस बता दिए लेकिन हुए नहीं है, अप टू डेट दिखेगा ही नहीं। टाइमली नहीं हो रहा है तो भी नहीं दिखेगा, करेक्ट नहीं डाला है तो भी नहीं हो रहा है। ये आउटकम है बेसिकली। और जो सबसे पहली बात हमने पढ़ी कौन सी? अनऑथराइज्ड इनवैलिड वाली। उसका कारण क्या है? सिस्टम एक्सेस हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। क्योंकि ऑथराइज्ड यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई तरीका लगाया नहीं गया है, इसकी वजह से अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे हैं। ये 6 बातें बस याद रख लो। यही 6 बातें आपने इन सभी के सभी, बेसिकली हम यहां पे 5 पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस। कौन से? P2P, O2C, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट और HR। इन पांचों में ये 6 पॉइंट्स एज इट इज आने हैं। एज इट इज। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान? हाँ जी बेटा, इसको बनाने में मेरी भी जान निकली है। ये वाली बात आपने एज इट इज लिखनी है। प्लीज पेपर में जाके कोई सिंपल सा बेमतलब की बात जाके मत लिख देना। कोई भी ऐसी चीज मत लिख देना कि आपको लगे कि आपने बहुत जनरलाइज्ड लिख दिया है। मैं आपको इतना सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं इसे कि आपको अप्रोप्रिएटली याद करके यही लिखना है। याद तो हो ही गया। अनऑथराइज्ड इनवैलिड चेंजेस हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, पर होने का रीजन क्या है? सिस्टम एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। किनको? ऑथराइज्ड यूजर्स को। और दूसरी बात क्या है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो टाइमली नहीं हो रहे हैं। पहली बात, चेंजेस वैलिड जो है वो प्रोसेस ही नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो डिलेड हो रहे हैं और टाइमली नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो करेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से अप टू डेट नहीं रहेगा हमारा मास्टर फाइल। क्लियर? ये पहला था। पहला, P2P और इन्वेंट्री डिटो सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहां देखो ये वाले 6, ऊपर वाले ये वाले 6, और यहां देखो ये भी एग्जैक्टली वही वाले 6। कुछ नहीं है। मास्टर्स याद हो गया सर, मास्टर्स याद हो गया, 6 तो याद हो गए सर, एज इट इज परफेक्ट। आओ अब हम देखते हैं O2C, ऑर्डर टू कैश। आओ इसके देखें सर, पहले 6 बिल्कुल सेम। अरे सर क्या कर दिया आपने, कमाल कर दिया सर, सब कुछ याद हो गया। नहीं बेटा, इसमें एक एक्स्ट्रा है सिर्फ। कस्टमर मास्टर फाइल नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट। सिर्फ देखा जाए अप टू डेट वाली बात और ये सेम नहीं है। सेम ही तो है। बाकियों में हमने इस बात को एडिशनली नहीं बोला, इसमें हम एडिशनली बोल रहे हैं। कस्टमर हमारा भगवान होता है ना? तो कस्टमर से रिलेटेड इसलिए हमने एक बात एक्स्ट्रा बोल दी। घर की बात तो घर में थी, घर में हमने अंदर अंदर बोल दी तो दिखाई नहीं हमने,
लेकिन कस्टमर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसलिए कस्टमर से रिलेटेड एक एडिशनल मास्टर में हमने रिस्क और कंट्रोल और बता दिया। कस्टमर मास्टर फाइल अप टू डेट नहीं थी, जिसका मतलब क्या है, नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट। सिंपल। हाँ सर, ये तो मेरे को 3 याद भी हो गए, वेरी नाइस। आइए आपको बाकी भी याद करवाते हैं। चलिए फिक्स्ड एसेट पे आइए। सर फिर से पहले 6 एग्जैक्टली सेम। अरे बेटा, आपको तो काफी समझ आ गई है, कमाल ही कर दी। सर दांत बड़े चमक रहे हैं आपके, बेटा मेहनत लगी है, चीज को आसान बनाया है, दांत तो चमकेंगे ही, और आपके भी तो चमक रहे हैं। इतना सिंपल हो गया ना आपके लिए भी। आइए पहले 6 एग्जैक्टली सेम। अब आइए लास्ट वाला, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन pertaining system configuration pertaining to definition of depreciation base, years, SLM, WDV जो भी हम लगा रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं, rate of depreciation, life of asset and accounting of transactions not correctly defined। क्या कह रहे हैं, मास्टर की बात कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन की नहीं। कॉन्फ़िगरेशन पूरे के पूरे 6 के बीच में सिर्फ HR और जनरल लेजर, इन 2 के बीच में कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है। बाकी 4 के बीच में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई पैरामीटर, कोई रिस्क कंट्रोल, कुछ नहीं डिफाइन किया गया है। मास्टर्स सभी के बीच में है, लेकिन जो मास्टर्स कॉमन हम बात कर रहे हैं वो इन 5 में है। जनरल लेजर के बीच में टोटली डिफरेंट क्राइटेरियाज है, उसमें इससे मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले मास्टर्स की बात यहां पे कर रहे हैं हम। 6 पॉइंट पहले वाले में सेम थे, लास्ट वाले में सेम थे, इन्वेंट्री में और O2C के बीच में सिर्फ एक ही था कि इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं है प्रॉपर्ली और एक्यूरेट नहीं है, वो ऑब्वियस था हमारा। इसमें क्या कहता है, कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन पैरामीटर्स, वो डिफाइन नहीं की गई है प्रॉपर्ली। जैसे क्या कहता है, सबसे पहला डिप्रिसिएशन बेस, रेट, लाइफ, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये किस तरह से होएगी इसको डिफाइन नहीं किया गया। अरे सर ये भी खत्म, हाँ जी बेटा एक ही बचा। आओ पहले मास्टर्स करेंगे फिर कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे। सर 6 फिर से सेम, वाह बेटा ये तो काम ही आसान हो गया। ओके, अब इसमें 3 जो है ना वो क्या है, एक तो बात करता है एडिशन की, एक बात करता है डिलीशन की, और एक बात करता है टर्मिनेशन की। एडिशन, डिलीशन, टर्मिनेशन। अच्छा 3 सर, हाँ बहुत सिंपल से हैं, एडिशन, डिलीशन, टर्मिनेशन। डिलीशन कब होगा, जब टर्मिनेशन हो रही है, अक्सर तभी डिलीशन होगा। एडिशन से रिलेटेड 2 बातें कहता है। एक बात, डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड एम्प्लॉइज, मतलब डमी एम्प्लॉइज डाल दिए हैं, जबरदस्ती नए नाम क्रिएट कर दिए हैं, मास्टर के बीच में उठा के 10 लोगों के नाम ऐसे ही डाल दिए सैलरीज दिखाने के लिए, एक्सपेंस बढ़ाने के लिए, जिसका मतलब क्या, अनऑथराइज्ड वे के बीच में किया गया। ये अनऑथराइज्ड वे की वजह से क्या है, एडिशन गलत की गई है। और न्यू एम्प्लॉइज आ गए लेकिन ऐड नहीं किए, क्यों, दिखाना ही नहीं चाहते एक्सपेंस। इस बार क्या चाहते हैं, इस बार चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाई दे, वो ज्यादा दिखाने के लिए इस बार हमने ऐड ही नहीं किया। डिलीशन, डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड टर्मिनेशन। अरे सर एडिशन में भी तो यही बात इसने कही थी, एग्जैक्टली वहां पे वैलिड एम्प्लॉइज की जो है एडिशन हमने नहीं की थी, मतलब एम्प्लॉइज आए नहीं थे और हमने ऐसे बिना बात का एडिशन कर दिया। या एम्प्लॉय सपोज एक हायर लेवल का आया था, लोअर लेवल पे दिखा दिया, या लोअर लेवल का आया था उसका हायर लेवल पे मास्टर डेटा डाल दिया, जान के इंफॉर्मेशन में सैलरी लेवल पैकेजेस के बीच में चालाकी मारने के लिए। फिर डिलीशन में टर्मिनेशन वैलिड नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूं ही निकाल दिया बिना बात के, उसका मास्टर में से नाम ही निकाल दिया, और निकालने की वजह अगेन मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स हो सकता है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में 2 बातें हैं, एक स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस को फॉलो किए बिना टर्मिनेशन की गई है, विदाउट फॉलोइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा एम्प्लॉइज नॉट रिमूव फ्रॉम पीएमएफ। ये पीएमएफ क्या बेटा आपका, पीएमएफ पेरोल मास्टर फाइल है, पेरोल मास्टर फाइल, addition to PMF, deletion to PMF या termination from PMF. Employees are not removed from PMF on termination. मतलब उनको एक्सेस राइट्स अभी भी उनके वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, आपने रिमूव ही नहीं किया अभी तक उनको डेटा के बीच में से, डेटा में से रिमूव हो जाना चाहिए था, मास्टर डेटा नहीं रहना चाहिए जब कोई चला गया। ये हमने समझा हुआ है इसकी बेसिक डिटेल्स के बीच में। अरे सर मास्टर्स तो खत्म हो गया, ओके बस इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है छोटा सा। क्या कहता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, एम्प्लॉइज हु हैव लेफ्ट कंटिन्यू टू हैव सिस्टम एक्सेस। अरे सर ये तो लास्ट वाले से रिलेटेड बात, ये एम्प्लॉइज नॉट रिमूव फ्रॉम पीएमएफ, यही तो कह रहा है।
रिमूव नहीं किया उसका ही तो आउटकम यहां पे गड़बड़ हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन के बीच में। कॉन्फ़िगरेशन में हमें निकाल देना चाहिए था सॉफ्टवेयर में से इसको कि ये बंदे अब एग्जिस्ट करते ही नहीं, ये पोस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। एम्प्लॉइज हु हैव लेफ्ट कंटिन्यू टू हैव सिस्टम एक्सेस, ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में करना था। एक्सेस राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं। मास्टर में सिर्फ नाम आता है, उसकी वैल्यूज आती हैं, उसके बोनस, ये वो सारे क्राइटेरियाज, पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं। यहां पे वैल्यूज की बात थी, कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेस की बात हो रही है। एक्सेस अभी भी अवेलेबल है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में उसको निकाला ही नहीं है पर्सन को। और दूसरा, इंप्लॉइज को एक्सेस में दिया जा रहा है मोर देन दे आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब्स। सर ये तो बहुत सिंपल था। अरे सर ये तो खत्म हो गया। मास्टर्स क्या कहता है बेटा? मास्टर्स क्या कहता है? सबसे पहले P2P में क्या कहता है? अनऑथराइज्ड इनवैलिड चेंजेस हो रहे हैं। वैलिड चेंजेस को इनपुट और प्रोसेस नहीं किया जा रहा। डिलेड प्रोसेस और टाइमली प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। डिलेड हो रही है और टाइमली प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, करेक्ट नहीं हो रही है प्रोसेसिंग। फिर कहता है अप टू डेट नहीं है सिस्टम। फिर कहता है सिस्टम एक्सेस ऑथराइज नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा रहा ऑथराइज्ड यूजर्स को, मतलब अनऑथराइज्ड वे में कोई भी यूज कर सकता है। लास्ट वाला एग्जैक्टली सेम, इसके बीच में सब कुछ सेम, सिर्फ नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट। फिर हमने फिक्स्ड एसेट की बात की, 6 के 6 बातें सेम। और लास्ट में सिर्फ एक बात, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन एलिमेंट्स, बेस, रेट, टाइम, लाइफ एंड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस डिफाइन नहीं की गई हैं। कॉन्फ़िगरेशन एम्प्लॉइज की, सर एक्सेस रिमूव नहीं किया गया उसके टर्मिनेशन होने पे और छोड़ चुका है जो एम्प्लॉय, और साथ में एम्प्लॉइज को एक्सेस इन एक्सेस ऑफ देयर जॉब रिक्वायरमेंट दिया गया है। ओके, और मास्टर के बीच में 6 चीजें सेम, एडिशन, डिलीशन और टर्मिनेशन। एडिशन के बीच में कहता है वैलिड लोगों को ऐड नहीं किया गया है, इनवैलिड जो लोगों को जो है ऐड किया जा रहा है, डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड एम्प्लॉइज, एंड न्यू एम्प्लॉइज ऐड ही नहीं किए जा रहे हैं। डिलीशन में कहता है डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड टर्मिनेशंस, और लास्ट में टर्मिनेशन में कहता है एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के बिना है और एम्प्लॉइज को रिमूव किया ही नहीं गया। मास्टर्स खत्म। वाओ सर, कमाल कर दिया, बल्ले बल्ले हो गई। लो बेटा अब आ जाओ, बल्ले बल्ले यहां पे करते हैं ट्रांजैक्शंस की। सर इसमें भी सब कुछ सेम है? नहीं बेटा, इसमें सब कुछ सेम नहीं है, बट एक सीक्वेंस है जिसमें हम इसे समझेंगे। सबसे पहले आप फिक्स्ड एसेट पे आओ, सबसे आसान है। क्या कहता है फिक्स्ड एसेट? सर फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन की रिक्विजिशन हम डालेंगे, सारी बातें सेम है, इसके बीच में सारी बातें सेम है, बाद वाली बातें सेम है, पहले हेडिंग्स याद रखनी जरूरी है। फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन रिक्विजिशन डालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की डिस्पोजल और ट्रांसफर्स की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज की बात करेंगे। देखो सबसे पहला एक्विजिशन की रिक्विजिशन है, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेज है और एक लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेज है, डिस्पोज करना, ट्रांसफर करना। यानी हमने 2 बातें की सिर्फ, एक रिक्विजिशन शुरुआत और डिस्पोजल। इन दोनों से रिलेटेड अगर आप देखो तो क्या क्या आ रहा है, देखो रिकॉर्ड नहीं किया, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया और रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट पीरियड में नहीं किया। दोनों में एग्जैक्टली सेम बातें हैं, पहला फेज लास्ट फेज, एक्विजिशन की रिक्विजिशन और लास्ट में डिस्पोजल ट्रांसफर। रिकॉर्ड नहीं किया, एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं किया, गलत पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया, कहानी खत्म। डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्यूरेटली कैलकुलेट और रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन एक्यूरेट पीरियड, अप्रोप्रिएट पीरियड। ये वाली बात तो हमने ऊपर पढ़ी, बेसिकली क्या है उसका कॉम्बिनेशन आ गया। सो बेसिकली आप ये समझो, ये वाली 2 बातें एज इट इज आ गई यहां पे, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट मेंटेनेंस एक्टिविटी, डेप्रिसिएशन लग रही है तो मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी। नॉट एक्यूरेटली मेंटेन्ड, अरे मेंटेनेंस की बातें तो कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस कहता है अच्छे से नहीं की जा रही है। नॉट अपडेटेड इन अ टाइमली मैनर, अब मेंटेनेंस होएगी नहीं तो फिर मेंटेन ही नहीं कर रहे हो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को, तो अपडेट तो कैसे ही होगी। ये बात हमने मास्टर्स में भी पढ़ी थी। अरे वाह सर। लो, अकाउंटिंग एंट्रीज पर्टेनिंग टू एक्विजिशन डिस्पोजल, ये पहले वाले 2 से रिलेटेड है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द करेक्ट जनरल लेजर अकाउंट। यूं ही कहीं पे भी उठा के डाले जा रहे हैं, और ये रीजन मास्टर्स की वजह से भी आ रहा है। मास्टर्स अगर मैपिंग सही तरह की गई हो, फ्रंट एंड पे जनरल लेजर में जो डाला जा रहा है और पीछे जो सिस्टम में आना चाहिए, अगर मैपिंग सही की हो तो एरर आ जाएगा इटसेल्फ। आप
ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं कर सकोगे। बट अगर मास्टर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ट्रांजैक्शन में इशू आ सकता है कि ट्रांजैक्शन में आप कुछ भी गलत अगर डाल बैठे तो वो गलत अकाउंट में चला जाएगा। सिस्टम एक्सेस टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। सही, ये तो बात हमने पहले भी पढ़ी थी। वाह बेटा, कमाल ही कर दिया। आओ जल्दी दोबारा देखें। फिक्स्ड एसेट रिक्विजिशन और फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल और ट्रांसफर्स not recorded accurately or not recorded in the appropriate period। अरे डिट्टो सेम सर। डेप्रिसिएशन चार्ज एग्जैक्टली सेम, ऊपर वाली दो बातें। not accurately calculated recorded not recorded in the appropriate period। फिर मेंटेनेंस not maintained properly, not updated in a timely manner, दोनों बातें सेम। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज pertaining to acquisition disposal, पहले दो वाली are not appropriately recorded in the correct GL account। अरे सर ये भी खत्म। सिस्टम एक्सेस ऑथराइज्ड यूजर्स को कह रहा है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है। वाह कमाल हो गई ये तो। अब आओ, अब आप कहां आएंगे सर? अच्छा, एचआर के बीच में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर था। एचआर के बीच में देयर इज नो ट्रांजैक्शन। P2P, P2P में क्या कहता है बेटा? P2P में कहता है सबसे पहली बात, आपने परचेज करनी थी, हमने वहां पे भी पढ़ा था अनऑथराइज्ड वे के बीच में जो है, मास्टर में हमने पढ़ा था ना, अनऑथराइज्ड वे के बीच में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यहां पे भी वही गड़बड़ है। सबसे पहली, अनऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशंस आर ऑर्डर्ड। परचेज रिक्विजिशन स्टार्टिंग ही गलत है। अभी जरूरत नहीं है चीज की, रिक्विजिशन ही गलत कर दी हमने, जबकि रिक्वायरमेंट थी ही नहीं अभी किसी चीज की। परचेज ऑर्डर, चलो मान लिया कि अनऑथराइज्ड वे में रिक्विजिशन हो गई, परचेज ऑर्डर आगे डाला तो परचेज ऑर्डर में भी गड़बड़। परचेज ऑर्डर इनपुट और प्रोसेस नहीं किया, या फिर क्या कहता है, नॉट एंटर्ड करेक्टली। इनपुट प्रोसेस किया ही नहीं, किया तो गलत कर दिया। गड़बड़ी गड़बड़ है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। अमाउंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, अच्छा रिसीव हो गई हमें, उसमें क्या किया, इनपुट ही नहीं किया, और किया तो गलत पीरियड में कर दिया। सर पीछे और इस वाले में कुछ डिफरेंस है? हाँ जी, इसमें इनपुट और प्रोसेस नहीं किया था, इसमें भी इनपुट और प्रोसेस नहीं किया, लेकिन उसमें कह रहा था करेक्टली एंटर नहीं किया। इसमें क्या कह रहा है, गलत पीरियड में डाल दिया गुड्स रिसीव्ड। ये गलत पीरियड की बात क्यों कर रहा है यहां पे ना? कट ऑफ प्रोसीजर्स, आपके ऑडिट में कट ऑफ प्रोसीजर्स आते हैं ना, ये कट ऑफ प्रोसीजर्स की बात कर रहा है बेसिकली। इस साल का सामान जो इस साल में इन्वेंट्री दिखनी चाहिए थी, वो इन्वेंट्री वैल्यू उठा के आपने अगले साल में डाल दी। चालाकी मार रहे हो, प्रॉफिट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो हैं? ठीक है बेटे, चलो। अमाउंट्स पोस्टेड इन अकाउंट्स पेबल, हाँ क्रेडिट पे भी तो सामान आ सकता है ना बेटा। गुड्स आएंगी, पैसा देंगे उसके बाद, लेकिन पैसा अगर नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, अकाउंट्स पेबल ही बनेगा अपना। एडजस्टेड बेस्ड ऑन अनएक्सेप्टेबल रीजंस, मतलब कह रहा है अकाउंट्स पेबल आपने बना दिया। अमाउंट जो है, सर उसने कहा कि अकाउंट्स पेबल डाल रहा हूं लेकिन इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा तुम्हें पहले दिन से ही। हमने कहा कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया यार, ऐसा तो होता ही नहीं, काम चल रहा है बिजनेस तो 30 डेज 40 डेज 60 डेज इतना क्रेडिट तो सभी देते हैं। अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल रीजंस है एडजस्ट करने के, यूं ही चक दिया हमने। गलत बात, गलत बात। और क्या कहता है, अकाउंट्स पेबल उन चीजों के बना दिए जिनकी गुड्स ही नहीं रिसीव हुई। भयंकर अपराध। एंड नॉट अप्रोप्रिएटली या प्रॉपरली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। क्या सर, अनऑथराइज्ड वे में ऑर्डर किया जा रहा है, परचेज ऑर्डर इनपुट नहीं हो रहा, या इनपुट हो रहा है तो गलत हो रहा है। अमाउंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, इनपुट और प्रोसेस ही नहीं हो रहा, और अगर डाला जा रहा है तो गलत पीरियड में डाला जा रहा है। अमाउंट्स पोस्टेड इन अकाउंट्स पेबल, अनएक्सेप्टेबल रीजंस के बेस के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं हम, और गुड्स और सर्विसेज जो नहीं रिसीव हुई हैं उनके लिए भी बना रहे हैं हम, और लास्ट में नॉट प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। सर समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है जो याद रखना है बस। क्रेडिट नोट्स एंड अदर एडजस्टमेंट्स, ये क्यों बनेगा यार? हो सकता है कुछ सामान वापस देना पड़े, हमने अकाउंट्स पेबल बना लिया था या पैसे हमने दे दिए थे, उसकी वजह से क्रेडिट नोट वगैरह बनाना पड़ेगा। क्रेडिट नोट अदर एडजस्टमेंट्स, सर सेम बातें, बहुत ही सेम बातें, ऊपर वालों का कॉम्बिनेशन है। नॉट इनपुट एंड प्रोसेस्ड, not appropriately, not accurately calculated and recorded, and not recorded in the wrong period, or not recorded in the appropriate period। एक ही बात है। अगर आप लिख दो recorded in wrong period तो भी सेम बात है, not appropriately recorded in the right period तो भी वही की वही बात है। ओके सर, अब क्या करेंगे? अब पैसा देना पड़ेगा इनको, डिसबर्समेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनऑथराइज्ड सप्लायर्स। सामान आया नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, ऐसे ही
कोई भी सप्लायर को पैसा दे दिया, दिखा दिया कि गुड्स भी आए थे और दिखा दिया कि ऑर्डर भी हुआ था, वाह, गड़बड़ का मतलब पैमाना ही अलग है। इसने भी डिसबर्समेंट, अकाउंट्स पेबल वाले ने भी यही किया था, जो गुड्स रिसीव नहीं हुए थे उसका अकाउंट्स पेबल बना दिया क्रेडिट बेसिस पे। इसने क्या किया, इसने पैसे दे दिए उन गुड्स के जो रिसीव ही नहीं हुए। नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड फॉर एन अप्रोप्रिएट पीरियड। सर ये तो सिंपल सेम बातें हैं, ये देखो सेम। एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइसेस और क्वांटिटीज, चेंजेस हो गए हैं यार, समझने की कोशिश करो। इन्वेंट्री की प्राइसेस जो कंटिन्यूअसली एक ही चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उसमें अब चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस हो गए हैं तो क्या ट्रांजैक्शन के बीच में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना? हाँ जी। तो मतलब क्या है, उसकी जो वैल्यूज हैं, जो चेंजेस हुए हैं क्वांटिटीज में, प्राइसेस के बीच में, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, टाइमली रिकॉर्ड करना चाहिए था। नॉट रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली एंड नॉट डन इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। सो एसेंशियली बात यह है कि जब चेंजेस हो रहे हैं तो सिर्फ ट्रांजैक्शन में नहीं है, मास्टर में भी जाता है। तो मास्टर में हमने कहा था ना, चेंजेस अगर हो रहे हैं तो चेंजेस अप्रोप्रिएट नहीं है, टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, डिलेड वे में हो रहे हैं, करेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये उसी से रिलेटेड है कि वहां पे भी चेंजेस नहीं हुए और यहाँ भी प्रॉम्प्टली वो चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लास्ट वाला हमारा सेम है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स। आओ दोबारा जल्दी से देखो, अनऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशंस जो है वो ऑर्डर किए जा रहे हैं। अब सामान अगर परचेज ऑर्डर हमने प्लेस कर ही दिया है तो दो गलतियां हो रही है, एक तो इनपुट प्रोसेस नहीं हो रहा और एक इनकरेक्टली हो रहा है। फिर कहता है अमाउंट फॉर गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड, गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव हुई है उसका अमाउंट या तो इनपुट नहीं हो रहा, और इनपुट हो रहा है तो रॉन्ग पीरियड में हो रहा है, कट ऑफ प्रोसीजर। अमाउंट पोस्टेड इन अकाउंट्स पेबल, अनएक्सेप्टेबल रीजंस को भी एडजस्ट कर रहे हैं, जो गुड्स रिसीव नहीं हुई है उनके लिए भी कर रहे हैं। प्रॉपरली कैलकुलेट और रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, यही वाली सेम बातें डिसबर्समेंट में भी आती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, सेम ये वाला और ये वाला। नॉट प्रॉपरली कैलकुलेटेड रिकॉर्डेड, नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्डेड इन इनअप्रोप्रिएट पीरियड। बेसिकली अकाउंट्स पेबल में पीरियड की बात नहीं की थी, डिसबर्समेंट में पीरियड की बात की है। क्यों, उसमें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसके बीच में आपने, वैसे फर्क पड़ता है बट इसने स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया है, तो लेट इट बी। क्रेडिट नोट अदर एडजस्टमेंट्स, इनपुट प्रोसेस नहीं हुआ, प्रॉपर्ली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया, गलत पीरियड में डाल दिया। डिसबर्समेंट्स में भी गलत पीरियड में डाल दिया। एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइसेस प्रॉम्प्टली नहीं हुई है। क्या बात है सर, ये तो याद हो गया, दो बेटा आपके याद हो गए आपको, ठीक है। फिक्स्ड एसेट भी हो गया और P2P हो गया। अब O2C पे आओ। ओके, O2C में ऑर्डर्स, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर रिसीव हुआ है, O2C है ना, हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर इनवैलिड अनऑथराइज्ड इनपुट और प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो हर एक में ही एप्लीकेबल है। अनऑथराइज्ड काम सबसे पहली बात हो रही है। नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट फॉर द विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस एंड टर्म्स। प्राइसेस एंड टर्म्स मतलब पैसा कितनी देर में आएगा, पैसा कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना एप्लीकेबल है। प्रोसेस्ड एक्सीडिंग कस्टमर लिमिट, क्रेडिट लिमिट विदाउट अप्रूवल। अनऑथराइज्ड वे के बीच में इनवैलिड अनऑथराइज्ड इनपुट प्रोसेस कर दिया गया। नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट फॉर प्राइसेस एंड टर्म्स एंड ऑल्सो क्रेडिट लिमिट से ऊपर दे दिया, वो भी विदाउट अप्रूवल। दोनों बातें सेम है, देखा जाए तो दोनों बातें सिमिलर है। दोनों के बीच में बेसिकली क्या आ रहा है बेटा, अप्रूवल की बात की जा रही है। सॉरी 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 सॉरी, सारे के सारे ऑर्डर्स जो एक्चुअल है, अभी तक तो क्या बात कर रहा था, बेकार वाली बातें सारी। इनवैलिड अनऑथराइज्ड को इनपुट प्रोसेस नहीं किया गया है, क्रेडिट लिमिट से ऊपर दे दिया गया है बिना अप्रूवल के, और प्रोसेस कर दिया एक्सीडिंग द कस्टमर क्रेडिट लिमिट विदाउट अप्रूवल। सॉरी, नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड प्राइसेस, टर्म्स प्राइसेस। सारे के सारे इनपुट प्रोसेस नहीं हो रहे हैं ऑर्डर्स, और सारे के सारे ऑर्डर्स को ट्रांसफर कंप्लीटली एक्यूरेटली नहीं किया जा रहा है टू द शिपिंग एंड इनवॉइसिंग एक्टिविटीज। मतलब अरे ऑर्डर रिसीव हो गया, आगे शिपिंग इनवॉइसिंग वालों को इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो वो टाइमली शिपिंग करेंगे, तभी तो वो इनवॉइस बना के भेजेंगे। आपने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या होगा, डिले होना शुरू हो जाएगा। डिले होगा तो फिर कस्टमर खराब होगा हमारा, गड़बड़। ट्रांजैक्शन में सारे के सारे, पहली बात तो इनपुट प्रोसेस नहीं हो रहे, और
इनपुट प्रोसेस ना होने की वजह से ये दिक्कत हो रही है, ट्रांसफर नहीं किया जा रही कंप्लीटली टू शिपिंग एंड इनवॉइसिंग। और कैंसिलेशन, इन बेवकूफों की वजह से कैंसिलेशन हो गई हमारे ऑर्डर की, टाइमली इन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने पहले वाली चीज प्रॉपरली नहीं की थी, तो इसको भी कैसे करेंगे? कैंसिलेशन भी प्रॉपरली इनपुट नहीं की जा रही है। ऑर्डर के बीच में अनऑथराइज्ड, फिर उसके बाद टर्म्स एंड प्राइसेस से रिलेटेड अप्रूवल, क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड अप्रूवल, सारे ऑर्डर्स नहीं डाले गए हैं। फिर नॉट सारे ऑर्डर डाले नहीं गए तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसफर भी नहीं करोगे आप टाइमली शिपिंग और इनवॉइसिंग के पास, और कैंसिलेशन हो जाएगी तो उसको भी टाइमली आप इनपुट नहीं कर रहे हो। इनवॉइसेस, चलो माना ऑर्डर प्लेस हो गया, चलो माना इनवॉइस रेज करने की बात आ गई। अब इनवॉइस में क्या किया? रेज्ड इनवॉइसेस रेज्ड फॉर इनवैलिड शिपमेंट्स, शिपमेंट ही नहीं है, इनवॉइस रेज कर दी। क्यों कर दी? सेल ज्यादा दिखाने के लिए। जनरेटेड यूजिंग अनऑथराइज्ड टर्म्स एंड प्राइसेस, ये तो ऊपर वाले से रिलेटेड बात ही हो गई यार। यहाँ पे ऑर्डर जो है प्राइसेस और टर्म्स के बीच में गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पे भी क्या कह रहा है? अनऑथराइज्ड टर्म्स और प्राइसेस पे हमने क्या किया? जनरेट कर दी इनवॉइस। पहले तो इनवैलिड किया और फिर की भी है, तो क्या किया? टर्म्स और प्राइसेस जो है अनऑथराइज्ड है, सादा डिस्काउंट दे दिया। प्राइसेस या तो बहुत बढ़ा के दिए या कम दिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही सिस्टम में। यहाँ पे भी क्या है? सारी की सारी इनपुट प्रोसेस नहीं हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रही है। नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड, अगेन सेम बात, और रिकॉर्डेड इन रॉन्ग पीरियड। ये तो हमारी बात हम अपनी पिछली ट्रांजेक्शंस में O2C में भी पढ़ के आए। टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है तो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की गई है, और लास्ट में कहता है रॉन्ग पीरियड में हो रही है। गुड शिफ्ट, इनवॉइस ही नहीं बनाई, सामान चला गया, इनवॉइस ही नहीं बनाई। क्यों? ब्लैक में बेच रहे हैं यार। क्रेडिट नोट्स डू नॉट पर्टेन टू अ रिटर्न ऑफ गुड वैलिड एडजस्टमेंट, यूं ही बना दिया क्रेडिट नोट। चालाकी मारने की ये भी कोशिश की जा रही है, बिना बात कही क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। हमने तो रिटर्न डाल दी, हमारे तो स्टॉक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमको तो पैसा अभी हमारा बनता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। नॉट इशूड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अप्रूवल्स चाहिए होती हैं इसके लिए, पहले अप्रूवल्स के बिना ही हो रहा है। फिर से दोनों सेम बात है। कैश रिसीट्स डेटा, सो बेटा अगर आप ध्यान दो तो क्या हो रहा है? सबसे पहले ऑर्डर्स जाते होते हैं, फिर इनवॉइस बनती है, फिर शिपिंग होती है, फिर क्रेडिट नोट की बारी आती है अगर हमारे पास कोई रिटर्न आ गई है। अब रिटर्न में भी क्या कहता है? वैलिड एडजस्टमेंट्स नहीं है उनके प्रति, हमने बना दिया। इशूड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ने अप्रूवल्स चाहिए थे। कैश रिसीट डेटा नॉट वैलिड and are not entered in the system for processing more than once. रिकंसिलेशन की बेसिकली बात कर रहा है। अगर आपने इनपुट किया है बीच में तो रिकंसिलेशन जो है वो टाइमली होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रिकंसिलेशन टाइमली करनी बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है? वैलिड लेवल पे एंटर नहीं हो रहा है और प्रोसेसिंग मोर देन वंस नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। Not entered for processing, not entered correctly, not recorded in the period in which it is received. ये भी क्या है? Cut off procedure. Cash discounts not accurately calculated, recorded. Collection of AR delayed, not properly monitored, not restricted to authorized users. आओ दोबारा देखें सारा का सारा। क्या क्या कहता है? O2C orders invalid, unauthorized, not approved by management for terms and prices, credit limit से ज्यादा दे रहे हैं और फिर भी अप्रूव नहीं किया है। सारे ऑर्डर्स को हम इनपुट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कहता है टाइमली उसको शिपिंग और इनवॉइस के बीच में नहीं दे रहे हैं, और लास्टली कैंसिलेशंस हो रही हैं तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इनवॉइसेस बना दी, इनवैलिड शिपमेंट के लिए इनवॉइसेस बना दी, फिर जनरेट किया विद बाय यूजिंग अनऑथराइज्ड टर्म्स एंड प्राइसेस, सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया, एक्यूरेटली कैलकुलेट और रिकॉर्ड नहीं किया गया, और सही पीरियड में नहीं डाला गया। इनवॉइस जो गुड शिप नहीं हुई उनकी बना दी। क्रेडिट नोट्स डू नॉट पर्टेन टू अ स्पेसिफिक रिटर्न ऑफ गुड और वैलिड एडजस्टमेंट्स। फिर नोट इशूड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, और दोनों बातें फिर सेम वाली, नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, रिकॉर्डेड, रॉन्ग पीरियड। कैश रिसीट्स वैलिड नहीं है और सिस्टम में एंटर कर दिया है, मोर देन वंस नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। नॉट एंटर्ड इन सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, फिर से वही वाला है, नॉट करेक्टली एंटर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द राइट पीरियड। कैश डिस्काउंट, ये कैश रिसीट के साथ ही कैश डिस्काउंट की बात आएगी ना,
नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। और कलेक्शन कर रहेंगे आप बेसिकली AR की, कैश रिसीट हो रही है ना, डिलेड एंड नॉट प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड। लो सर, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या अपना? इन्वेंट्री। एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइसेस नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। जैसे हमने वहां पे प्राइसेस की बात की थी, इन्वेंट्री प्राइसेस जो है अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं। जो चेंजेस आ रहे हैं, हमने मास्टर में भी पढ़ा था, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, पहली बात प्राइसेस में गड़बड़ थी, कोट्स जो हमारे हम कोटेशंस लेके चलते हैं उसमें चेंजेस आ गए थे, हमने वो चेंजेस नहीं किए, ऑर्डर प्लेस कर दिया जबकि चेंजेस हो चुके हैं, हमें ध्यान देना चाहिए था। रॉ मटेरियल रिसीव हो गया। अब रिसीव होने पे तीन सिमिलर बातें, विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर, उधर भी यही हो रहा था हमारा O2C और P2P में। नॉट रिकॉर्डेड इन सिस्टम, नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। रिसीट हो गई रॉ मटेरियल की, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड नहीं किया और अप्रोप्रिएट पीरियड में नहीं किया। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल है, टाइमली उसको रिटर्न नहीं किया। ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन हमने कर दिया। बेटा ध्यान दो, एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइसेस, सबसे पहले तो ऑर्डर करने से पहले प्राइसेस पता होनी चाहिए, उसके बीच में एडजस्टमेंट टाइमली वे में नहीं की गई है, नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, वैलिड ऑर्डर्स नहीं थे बट रिसीव कर लिया हमने। नॉट रिकॉर्डेड इन सिस्टम एंड नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, या तो रिकॉर्ड ही नहीं किया और रिकॉर्ड किया तो एक्यूरेटली नहीं किया। अब रिसीट हो गया हमारे पास रॉ मटेरियल का, तो कहते हैं उसे टाइमली रिकॉर्ड नहीं किया गया है और गलत पीरियड में कर दिया गया है। एंड डिफेक्टिव रॉ मटेरियल है तो टाइमली प्रॉम्प्टली उसको रिटर्न नहीं किया गया। ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन, ये बात इतनी तो सीमित खत्म हो गई ना डिफेक्टिव तक, अब एक्चुअली प्रोडक्शन में लाना जरूरी है। ट्रांसफर किया प्रोडक्शन के बीच में तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया प्रॉपरली, गलत पीरियड में किया। ये सारे के सारे ना सेम है, ध्यान दो यहाँ पे, ये सारे के सारे सेम है। नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड नॉट इन अप्रोप्रिएट पीरियड, नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड नॉट इन अप्रोप्रिएट पीरियड। क्या क्या चीजें? सबसे पहला ट्रांसफर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो चार्ज हम लगा रहे हैं वो नहीं किया गया। ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स टू प्रोडक्शन टू फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, मतलब सबसे पहले क्या किया? ट्रांसफर किया रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस जो है लगाने थे वो नहीं प्रॉपर्ली लगे। फिर हमने फिनिश्ड गुड्स के बीच में तैयार हो गई, उसको इन्वेंट्री में हमने शिफ्ट करना था, नहीं किया। फिनिश्ड गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब पहले वाले डिपार्टमेंट ने नेक्स्ट वाले में उसकी ट्रांसफर नहीं डाली, सेकंड वाले ने रिसीव करने पे उसकी जो है अपनी जो है रिसीट नहीं डाली, और लास्ट में फिनिश गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अगर फिनिश गुड किसी को सेल किया हमने, वो रिटर्न हमारे पास आ रही है तो उस रिटर्न का भी हमने प्रॉपर्ली इन्वेंट्री में शो नहीं किया, शिपमेंट्स की गई। बड़ी सिंपल बात है। 3, नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, प्रॉम्प्टली एंड इन इनअप्रोप्रिएट पीरियड। सर सारी सिमिलर सी बातें हैं। तो इन्वेंट्री रिड्यूस करनी चाहिए जब शिपमेंट हो जाए। इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड व्हेन गुड्स आर नॉट शिप्ड एंड मेड बेस्ड ऑन अनअप्रूव्ड कस्टमर ऑर्डर्स। है ही, ऑर्डर्स को अप्रूव ही नहीं किया, क्रेडिट लिमिट नहीं थी, हमने अप्रूव नहीं किया, इन्होंने उठा के इन्वेंट्री में से रिड्यूस कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था। जब तक शिपिंग नहीं हो रही और जब तक अनअप्रूव्ड ऑर्डर्स हैं, आप इन्वेंट्री में से सामान निकाल सकते ही नहीं हो, विच मीन्स मिली भगत हो रही है काफी सारे लोगों की। कॉस्ट ऑफ शिप्ड इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ शिप्ड इन्वेंट्री यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में जाना चाहिए ये, नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, और नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉम्प्टली एंड नॉट डन इन अप्रोप्रिएट पीरियड। पहले में क्या कह रहा है? किया ही नहीं। दूसरे में कह रहा है किया, लेकिन या तो लेट किया, और लेट भी किया तो क्या किया? गलत पीरियड में किया, नॉट एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। कर भी दिया तो गलत रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट्स पोस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ एंट्री हम कह रहे थे ना, कॉस्ट ऑफ शिप्ड इन्वेंट्री जानी चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अमाउंट पोस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट डज नॉट रिप्रेजेंट दोज एसोसिएटेड विद शिप्ड इन्वेंट्री। किसी और ही इन्वेंट्री का उठा के हमने यहां पे डाल दिया, मटेरियल ए सेंड किया था, मटेरियल बी की जो है कॉस्ट इधर डाल रहे हैं, ये गलत है ना। आपस में इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। सही अकाउंटिंग का बेस यही है कि सही जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो। और लास्ट में ऑथराइज यूजर। अरे सर कितना ही सिंप्लीफाई हो गया ये तो। एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइस नहीं की गई है प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली। फिर रॉ मटेरियल रिसीव हमने किए 3 चीजों से, कह रहा है वैलिड नहीं है, गलत पीरियड में है, और सॉरी नॉट रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड है तो एक्यूरेटली नहीं है। रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल हमने कर लिया है, प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और
अप्रोप्रिएट पीरियड में नहीं हुआ है, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल टाइमली रिटर्न नहीं हुए। अब ये सारे के सारे इकट्ठे, नॉट एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, नॉट इन अप्रोप्रिएट पीरियड, ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर हमने प्रोडक्शन से फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में शिफ्ट किया, नहीं हुआ, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ने रिसीव किया, नहीं हुआ, फिर फिनिश्ड गुड्स रिटर्न आई कस्टमर की, नहीं हुआ। शिपमेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है सिस्टम में, रिकॉर्ड हो रही हैं तो एक्यूरेटली नहीं हो रही हैं और टाइमली प्रॉम्प्टली नहीं किया जा रहा है और सही पीरियड में नहीं किया जा रहा है। इन्वेंटरी रिड्यूस कर दी उनकी जिनकी शिपमेंट नहीं है और जो अनअप्रूव्ड कस्टमर ऑर्डर्स हैं। कॉस्ट ऑफ शिफ्ट इन्वेंट्री शिफ्ट नहीं की कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अगर की तो एक्यूरेटली और सही पीरियड में नहीं की और एक्यूरेटली रिकॉर्ड ही नहीं की। अमाउंट्स पोस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट नहीं करता है वैलिड विद रिलेटेड शिफ्ट इन्वेंट्री, जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड नहीं दिखाया। लो बेटा आपका ट्रांजैक्शंस भी खत्म हो गया। अब आइए आप जीएल पे। अरे सर इतना बड़ा चार्ट, अरे कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ही लग रहा है देखने में। इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा है, मास्टर्स बिल्कुल छोटा सा है। वो पहले मास्टर्स करते हैं। मास्टर्स में कहता है चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट्स, कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं मास्टर में उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए। यानी जब भी मास्टर्स में चेंज होते हैं तो मास्टर के चेंजेस बड़े माने जाते हैं। इनके बीच में चेंजेस जब हो रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए ताकि उनको रिव्यू किया जा सके। नॉट जनरेटेड एंड नॉट रिव्यूड एज नेसेसरी बाय एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इनपुट द चेंज, मतलब जिसने चेंज किया है वो नहीं रिव्यू करता, कोई और रिव्यू करता है इसको। अगर उसी ने रिव्यू करना हो तो फिर तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो मतलब चेंज रिपोर्ट जनरेट ही नहीं हो रही है और हो रही है तो रिव्यू नहीं की जा रही है। एंड स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, एज नेसेसरी बाय एन इंडिविजुअल हु डिड नॉट पुट दिस चेंज, इनपुट द चेंज, तो उसी बंदे को ही अलाउ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, इज नॉट यूटिलाइज्ड विद ऑल एंटिटीज। इसको ना बेसिकली क्या कहते हैं, मैपिंग। जीएल से मैपिंग की जाती है अकाउंट्स की, अलग अलग अकाउंट्स की जीएल के साथ मैपिंग की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन जो जीएल में कैप्चर हो रही है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां जाए, स्पेसिफिक रिलेटेड अकाउंट के बीच में ही जाए, इधर उधर ना जाए। तो वो आपने चार्ट अप्रोप्रिएट बनाया नहीं है और उसको अप्रूव नहीं किया, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स अप्रूव नहीं करवाया गया और यूटिलाइज भी नहीं किया जा रहा है विद इन ऑल दी एंटिटी, विच मींस ट्रांजैक्शंस गलत जगह पे जाने की आशंका हो सकती है। मास्टर्स सारे के सारे जरूरी नहीं है कि सही डिफाइन किए गए होंगे। लो आ जाओ, अब आओ आप कॉन्फ़िगरेशन पे। ये कुछ नया है। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हमने किस में पढ़ी अभी तक, एचआर के बीच में, उसके अलावा इसमें है सॉफ्टवेयर के बीच में। कॉन्फ़िगरेशन में ऑथराइजेशंस की बात की जाती है। अनऑथराइज्ड जनरल लेजर एंट्रीज कैन बी पास्ड, कोई भी पास कर सकता है। सिस्टम फंक्शनैलिटी डज नॉट एग्जिस्ट टू सेग्रीगेट पोस्टिंग एंड अप्रूवल फंक्शन, मतलब एक्सेस राइट्स के बीच में सेग्रीगेशन होना चाहिए था, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है। ये सेग्रीगेशन डिफाइन नहीं की गई तो मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी की भी ट्रांजैक्शन खुद डाल देंगे और मिस्टर बी को पता भी नहीं चलेगा। आपने लोग अलग बिठा दिए, सॉफ्टवेयर में सेग्रीगेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है तो गड़बड़ हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस, दो बातें हैं, यानी जर्नल एंट्रीज भी यूज हो सकता है वर्ड, या ट्रांजैक्शंस। जो स्टार मार्क्ड है वो जर्नल एंट्रीज है और जो हैश मार्क्ड है वो क्या है, ट्रांजैक्शंस है। नॉन स्टैंडर्ड एंट्रीज नॉट ट्रैक्ड एंड आर इनअप्रोप्रिएट। इन नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो रेकरिंग नहीं होती हैं, अनयूजुअल होती हैं। इनको जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो जो नॉन रेकरिंग है, जैसे सेल होना किसी एसेट की, ये नॉन रेकरिंग है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो सॉफ्टवेयर के बीच में हमें एक ऐसे ट्रिगर्स लगाने चाहिए जिससे जैसे ही कभी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे कैप्चर किया जाए और उसकी रिपोर्ट क्रिएट की जाए ताकि टाइमली चेक किया जा सके कि गड़बड़ अगर कहीं पे हो रही है उसको। नॉन स्टैंडर्ड एंट्रीज नॉट ट्रैक्ड एंड आर इनअप्रोप्रिएट। एक्सेप्शनल एंट्रीज विद एक्सेप्शनल अमाउंट not flagged by the system and not subsequently reviewed for accuracy। सॉफ्टवेयर को जहां पे भी कोई अनयूजुअल अमाउंट, देखो पहले वाले में नॉन स्टैंडर्ड एंट्री सेल की बात कर रहे थे, अमाउंट की बात नहीं कर रहे थे। यहां पे अमाउंट की बात की जा रही है। एक्सेप्शनल अमाउंट, उसको फ्लैग करना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए था, एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए तो उसको कोई पर्सन रिव्यू करे फॉर एक्यूरेसी। ये जरूरी है कि अगर अमाउंट बड़ा भी है तो बात ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा नहीं हो सकता है।
है तो एटलीस्ट एक एक्सेप्शन रिपोर्ट फ्लैग जनरेट होना चाहिए था। स्टैंडर्ड रिकरिंग पीरियड एंड एंट्रीज नॉट ऑटोमेटेड, नॉट अप्रोप्रिएटली अप्रूव्ड एंड नॉट एंटर्ड एक्यूरेटली। ऑटोमेटेड नहीं है, डेप्रिसिएशन जैसे एंड ईयर पे इंटरेस्ट एंड ऑफ ईयर के बीच में लगना चाहिए। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड रेकरिंग। पहले वाली दो नॉन स्टैंडर्ड थी, पहली नॉन स्टैंडर्ड एंट्री थी, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड या एक्सेप्शनल अमाउंट था, अ बिग लेवल ऑफ अमाउंट। स्टैंडर्ड रेकरिंग पीरियड एंड एंट्री जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है, अप्रोप्रिएटली अप्रूव्ड नहीं है जो अपने आप अप्रूवल के थ्रू हो जानी चाहिए, एंड एंटर्ड एक्यूरेट नहीं हो रही है, विच मीन्स सॉफ्टवेयर के बीच में इनिशियली ही गड़बड़ है। एक्यूरेटली का मतलब अमाउंट भी हो सकता है, अकाउंट भी हो सकता है। आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज नॉट प्रोहिबिटेड। आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज ये क्या होता है सर? सर सुना सुना सा लगता है। आउट ऑफ बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? बेटा आउट ऑफ बैलेंस का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि हमारी डबल एंट्री होती है और डबल एंट्री के बीच में अमाउंट सेम आते हैं। अगर गलती से अमाउंट गलत डल गया तो आपको साथ के साथ एरर रिपोर्ट आनी चाहिए, सामने स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि आपका अमाउंट सेम नहीं है, उसके बीच में गड़बड़ हो रही है। अगर वो अमाउंट सामने दिखेगा, वो सॉफ्टवेयर के बीच में आप डिफाइन कर सकते हो कि जब भी वैल्यू सेम नहीं है तो एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है? मिसबैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग हमारी नहीं प्रॉपरली क्रिएट होगी हमारे अकाउंट्स के बीच में। तो आउट ऑफ बैलेंस जो भी है उसे प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा। प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा मतलब कुछ गलत है? नहीं, इसका मतलब ये है कि चालाकी भी मारी जा सकती है और गलती भी हो सकती है। और नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब है सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म, कंट्रोल नहीं लगाया गया जिससे इसको रोका जा सके और वहीं के वहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि कमिटी ना हो ये वाली। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल क्लोज कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या करें, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कट ऑफ के पास रिकॉर्ड होनी चाहिए इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो नहीं हो रही हैं। हमें जब रिकॉर्ड करनी है तभी होनी चाहिए थी। ये नहीं कि डेप्रिसिएशन लास्ट पे करनी थी, जो हमने कहा था रेकरिंग है, स्टैंडर्ड है, लेकिन वो हुई नहीं, हमने अब बाद में कर दी तो सिस्टम बाद में भी एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि सिस्टम को क्या कहना चाहिए था, पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, पिछले साल में ही हम एक्सेप्ट करेंगे। नया ईयर अभी शुरू हुआ है, आप इतनी डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते। 10,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल की बन रही है तो साल के एंड में दिखाओगे ना, या साल से पहले भी डाल दोगे तो चलेगा, बट सिस्टम प्रॉम्प्ट देगा कि भाई इतनी नहीं डाल सकते, लास्ट डेट पे ही पूरी डलेगी। आप अगले दिन पे डालने की कोशिश कर रहे हो, अगले दिन पे अगले साल की डलेगी, पिछले साल की नहीं डल सकती, तो वो सिस्टम को रोकना चाहिए। ट्रांजैक्शंस नॉट रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड एंड आइडेंटिफाइड ऑन एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। जिन ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट नहीं हो रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है या आइडेंटिफाई नहीं हो रही है एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स जनरेट होने पे, इन द इवेंट ऑफ डेटा एक्सेप्शन। डेटा एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो क्या कह रहा है, उन ट्रांजैक्शंस के प्रति जिनके प्रति एक्सेप्शन जनरेट हो रही हैं वहां पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स नहीं जनरेट हो रही हैं। और लास्टली, एंट्रीज का सोर्स रेडिली आइडेंटिफिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में प्रॉब्लम है। हमें पता होना चाहिए वाउचर नंबर, इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट से वो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, वो साथ में मेंशन्ड होने के लिए हम स्पेसिफिक कॉलम्स रखते हैं, स्पेसिफिक जो है एरियाज डिफाइन करते हैं कि यहां पे आपको फिल करना है कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या नंबर है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया, वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो आइडेंटिफिएबल नहीं है सोर्स, कहां से आ रही है ये एंट्री। मतलब अगर उसके बिना ट्रांजैक्शन कमिट ही ना हो सकती हो तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब है लूप होल है बीच में। आओ जल्दी दोबारा देखें क्या क्या कहते हैं। अनऑथराइज्ड जर्नल एंट्रीज पास हो सकती हैं। सिस्टम फंक्शनैलिटी डज नॉट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टिंग एंड अप्रूवल फंक्शंस। मतलब क्या कह रहा है, अनऑथराइज्ड जर्नल एंट्रीज हो रही हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपस के बीच में, मतलब लोगों का जो पोस्टिंग और अप्रूवल का फंक्शन है उसको सेग्रीगेट नहीं किया, तो अनऑथराइज्ड वे में तो ऑब्वियसली होगी। जर्नल एंट्रीज में कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आर नॉट ट्रैक्ड एंड आर इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट है, अनयूजुअल है, उनको ट्रैक करना जरूरी है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए, फ्लैगिंग होनी चाहिए, नहीं हो रही है। एक्सेप्शनल अमाउंट है, उसके लिए फ्लैग्स जनरेट नहीं हो रहे हैं और एक्यूरेसी के लिए रिव्यू नहीं किया जा रहा। स्टैंडर्ड रेकरिंग पीरियड एंड को ऑटोमेट नहीं किया गया, अप्रूवल्स डिफाइन नहीं किए गए और एक्यूरेट नहीं हो रहे हैं। आउट ऑफ बैलेंस प्रोहिबिट नहीं किया गया। रिकॉर्डेड आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल कट ऑफ पीरियड जो होता है उसके बाहर हो रही है। नॉट रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाइड ऑन एक्सेप्शनल रिपोर्ट।
और सोर्स रेडिली आइडेंटिफिएबल नहीं है। ओके, अब आइए रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स जनरेट ही नहीं हो रही है या वेरिएंस रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स कौन सी जनरेट नहीं हो रही है? रेकरिंग, नॉन रेकरिंग जर्नल एंट्रीज की फॉर रिव्यू बाय मैनेजमेंट। दोनों तरह की रिपोर्ट्स का क्या कहता है, एक दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस का एक रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए जिसको रिव्यू किया जाए कि काम एक्चुअली सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहां पे अगर ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। वेरिएंस रिपोर्ट्स क्या होता है? आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज के लिए, अनयूजुअल के लिए, डिफरेंसेस आ रहे हैं बजट टू बजट के, एक्चुअल टू बजट के, उसके बीच में जो भी वेरिएंस रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए टाइमली, ताकि हमें पता चले हमारे गोल सही अचीव हो रहे हैं कि नहीं, हम आउट ऑफ अपने बजट तो नहीं जा रहे हैं, हमें जितना हमने सोचा था एक्सपेंस उससे ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये वाली गड़बड़ हो रही है तो पंगा है सर। फॉर यूज टू आइडेंटिफाई पोस्टिंग एरर्स आउट ऑफ बैलेंस कंडीशंस, ठीक है ना। अकाउंट्स, इंटर रिलेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, डू नॉट गो ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन। डेप्रिसिएशन जो P&L में लग रही थी और डेप्रिसिएशन जो बैलेंस शीट में जा रही है वो आपस में अपने आप रिकंसाइल नहीं हो रही। यानी आपस के बीच में जब भी कोई एंट्री डल रही है दो जगह के ऊपर तो रिकंसिलेशन ऑटोमेटिक होनी चाहिए ताकि डिफाइन किया जा सके कि अमाउंट सेम है और गड़बड़ नहीं हो रही है। बट ऐसी कोई रिपोर्ट्स, अकाउंट्स की रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही है। ओके, अकाउंट मैपिंग आर नॉट अप टू डेट। मैपिंग का मैंने आपको बताया था, जैसे जनरल लेजर का टू मेनी अदर अकाउंट्स होता है, वो मैपिंग अप्रोप्रिएट नहीं किया गया। एडिंग और डिलीटिंग जनरल लेजर इज नॉट लिमिटेड टू ऑथराइज्ड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सोनल, मतलब कोई भी कर सकता है, ये भी गड़बड़ है। एंटरप्राइज वाइड कंसोलिडेशन, ये इसी से रिलेटेड है, ऊपर वाले तीनों से रिलेटेड, कि कंसोलिडेशन अप्रोप्रिएटली की नहीं गई है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इंटरकंपनी एलिमिनेशंस इज नॉट ऑटोमेटेड एंड नॉट परफॉर्म। रिकंसिलेशंस होंगी तो हमें पता चलेगा कि आपस के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पैसे का लेना देना है। एट द एंड ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन जब होती है ऑटो एलिमिनेशन हो जानी चाहिए। ये कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़ते हैं हम। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की होल्डिंग का सब्सिडरी को या एसोसिएट को अगर पैसा देना बनता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। हम अपने घर के अंदर नहीं दिखाते होते हैं कि हमें क्या पे करना है और क्या रिसीव करना है, वो हम कैंसल आउट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। System controls are not in place for appropriate approval of write-offs। ये write-offs क्या होता है? जब किसी चीज को पूरी तरह राइट ऑफ कर रहे हैं कि अब ये हमारे यूज की बिल्कुल नहीं रही, खत्म, तो उसके लिए अप्रूवल डालना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही उठा के अकाउंट में नहीं डाल सकते इतना बड़ा अमाउंट, कोई भी इकट्ठा उठा के डाल दिया कि अब हमारे मतलब की चीज नहीं रही, इसको आने वाले सालों में नहीं डाल सकते। उसकी लाइफ जब तक होती है एसेट की तब तक ही किया जा सकता है ना। एसेट की लाइफ खत्म हो गई तो क्या करोगे? राइट ऑफ करना पड़ेगा, बट अप्रूवल चाहिए उसके लिए, और अप्रूवल के बिना हो रहा है तो गड़बड़ है। ऑटोमेटेड एमोटाइजेशन, टाइमिंग पीरियड मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एंड नॉट एक्यूरेटली एंटर्ड। क्या क्या चीजें आगे बेटा? हमने अनऑथराइज्ड जर्नल एंट्रीज की बात की, सेग्रीगेशन की बात की, सिस्टम फंक्शनैलिटी में एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस की बात की, जिसमें स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन, नॉन स्टैंडर्ड, एक्सेप्शनल अमाउंट, रेकरिंग और आउट ऑफ बैलेंस ट्रांजैक्शंस की बात की। फिर हमने आउटसाइड फाइनेंशियल क्लॉज, कट ऑफ पीरियड की बात की, रिजेक्ट एक्सेप्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रही है एक्सेप्शनल हमारे पास जो रिपोर्ट्स, और लास्ट में सोर्सेज आइडेंटिफिएबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज। रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही है दो तरह की चीजों की, रेकरिंग नॉन रेकरिंग की, और अप्रूवल उनका अप्रोप्रिएट जो है रिव्यू जो है नहीं हो रहा है। वेरिएंस रिपोर्ट्स भी जनरेट नहीं हो रही हैं, और ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पोस्टिंग एरर्स या आउट ऑफ बैलेंस कंडीशंस। अकाउंट्स, इंटर रिलेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स ऑटोमेटिक रिकंसिलेशंस नहीं हो रही है, मैपिंग अप्रोप्रिएट नहीं की गई है, और एडिशन डिलीशन जर्नल लेजर के बीच में विदाउट अप्रूवल हो रही है, अनऑथराइज्ड वे में। लिमिटेड होनी चाहिए टू ऑथराइज्ड पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। कंसोलिडेशन अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, यानी एलिमिनेशंस नहीं हो रही है। सिस्टम कंट्रोल्स इन प्लेस नहीं है फॉर अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ्स। ऑटोमेटेड अमोर्टाइजेशन, टाइमिंग पीरियड वगैरह जो है टाइम अप्रोप्रिएटली और एक्यूरेटली एंटर्ड नहीं है। अब आइए ट्रांजैक्शंस पे। अरे सर थक गए हम, बेटा थक तो गए, लेकिन ये सब कुछ याद हो गया तो समझो कितना सिंपल हो गया ये इतना बड़ा पार्ट। इस पार्ट को पढ़ने पे आप 3-4 घंटे बैठे रहो, ये खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप इसको पढ़ोगे दोबारा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। आइए जल्दी से इसे खत्म करें। ट्रांजैक्शंस पार्ट बस लास्ट है, इसके बाद तो खत्म हो गया सब कुछ। Transaction entries. Balances are not reconciled to sub-ledgers balances. Balances are not reconciled to sub-ledger balances. General ledger से
सब लेजर्स के बीच में बैलेंसेस जाने चाहिए और रिकंसाइल होने चाहिए जनरल लेजर ट्रांजैक्शन से कि जो बैलेंसेस जा रहे हैं वो सही जा भी रहे हैं या नहीं. Such reconciliations are not reviewed for accuracy and not approved by supervisory personnel. जो reconciliations हैं, पहले तो वो reconciliations क्या कहता है, reconcile हो ही नहीं रहा है, और reconcile जो होना चाहिए था उसको appropriately review नहीं किया जा रहा है for accuracy. मतलब steps बता रहा है, ना reconciliation के हो रही है अकाउंट्स में, ना रिव्यू किया जा रहा है फॉर एक्यूरेसी, और ना ही अप्रूव किया जा रहा है बाय सुपरवाइजरी पर्सोनल की सही तरह से सारी ट्रांसफर्स हुई हैं सब लेजर्स में. सेम बात ऊपर वाली जो हमने यहां पे पढ़ी थी, दिस वन. इंटररिलेटेड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट डू नॉट अंडरगो ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन टू कंफर्म एक्यूरेसी, ये पढ़ चुके हैं हम. कोड्स ट्रांजैक्शन अमाउंट्स नॉट एक्यूरेट, नॉट कंप्लीट एंड एक्सेप्शन आर नॉट रिपोर्टेड. कोड्स, अकाउंट कोड्स हम डिफाइन कर देते हैं ना, जैसे आप रिलायंस वगैरह पे जाओ तो अलग अलग आइटम्स के अलग अलग अकाउंट्स के कोड्स डिफाइन किए गए होते हैं. हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मटेरियल्स, वेंडर्स, इन्वेंट्री, इन सभी के कोड्स डिफाइन किए जाते हैं, और यहाँ पे कोड्स ही नहीं डिफाइन किए गए तो सिंप्लीफिकेशन नहीं है. एंट्रीज बुक्ड इन क्लोज प्रोसेस आर नॉट कंप्लीट एंड एक्यूरेट. क्लोज प्रोसेस डिप्रिसिएशन वगैरह सही तरह से नहीं डाली गई है, गड़बड़ है. Reports. All journal entries completed as part of closing process. Closing process के बीच में जो भी एंट्रीज जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सभी जानते हो. एंड ऑफ ईयर में सारी गड़बड़ होती हैं. यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस जा रही हैं इनको बहुत ध्यान से रिव्यू करना जरूरी है. रिव्यू नहीं हो रही हैं टू कंफर्म कंप्लीटनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस. कंप्लीटेड एज पार्ट ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस इज नॉट रिव्यूड टू कंफर्म कंप्लीटनेस. ऊपर वाले में क्या था, all journal entries completed as part of closing process. Reports with respect to all journal entries review नहीं हो रही हैं, और यहां क्या कह रहा है, रिपोर्ट्स जिनको जनरेट ही किस लिए किया गया है. आई थिंक दिस इज रेपिटेशन. ओके. एक्चुअल टू बजट और यील्ड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही हैं. वेरिएंसेस हमने पढ़ा था ना, वेरिएंस रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही हैं on a monthly basis prior to financial close or final close of the general ledger. हर महीने में general ledger close किया जाता है to see the total amount जो सभी accounts में चला गया. reconciliations होती हैं और फिर हम साथ में variance report generate करते हैं देखने के लिए कि actual to actual budget या yield से related क्या variances आई हैं. सर बना ही नहीं रहे और distribute नहीं की जा रही हैं to the controller and CFO and not reviewed by controller and CFO. ये दो बातें हैं, to and reviewed by. ना दी जा रही है ना रिव्यू हो रही है. अनयूजुअल अमाउंट वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है, क्लासिफाइड नहीं है जब एप्लीकेबल हो, जब जरूरी हो करना. क्या क्या आ गया आइए देखिए. ट्रांजैक्शंस में बैलेंसेस जो सब लेजर में जा रहे हैं रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं, और रिकंसिलेशंस को रिव्यू नहीं किया जा रहा है फॉर एक्यूरेसी बाय सुपरवाइजर. अप्रूवल भी नहीं हो रहा है बाय सुपरवाइजर्स. इंटररिलेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को रिकंसिलेशन नहीं किया जा रहा है. अकाउंट कोड ट्रांजैक्शंस अप्रोप्रिएटली जो है डाले ही नहीं गए हैं, कंप्लीट नहीं है. एक्सेप्शंस जनरेट नहीं हो रही है. एंट्रीज बुक्ड इन क्लोज प्रोसेस कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं है. फिर रिपोर्ट्स जनरेट करने की बात की, सारी एंट्रीज से रिलेटेड, सारी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्लोजिंग प्रोसेस में जो रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए थी उनको अप्रोप्रिएटली कंफर्म नहीं किया जा रहा है फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. रिकंसिलेशंस है बेसिकली एक तरह से. ये एक्चुअल टू एक्चुअल बजट और वेरिएंसेस जो जनरेट हो रहे थे उनको अप्रोप्रिएटली जनरेट नहीं हो रही हैं, और लास्ट में रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं टू और रिव्यूड बाय द सीएफओ एंड कंट्रोलर, और लास्ट में अनयूजुअल अमाउंट वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है या उनको वापस रिक्लासिफाई नहीं किया जा रहा है जहां पे करना जरूरी है. लो बेटा ये भी खत्म हुआ आपका, ये सारा पार्ट खत्म हुआ. ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत सिंप्लीफाइड है. इसी चार्ट से पढ़िए, एक बार दो बार रिवाइज करो और कसम से कह रहा हूं ये कुछ भी नहीं रह जाएगा, जबकि ये बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में. अगर आप देखो, ये देखो इतने बड़े चार्ट्स हैं जिनको हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है. ऑल्दो इन चार्ट्स के बीच में मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया है, बट प्रोबेबली वहां पे देखने में मास्टर्स के बीच में तो लगता ही नहीं है कुछ याद करने वाला. मास्टर्स बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है. ट्रांजैक्शंस की बात करूं, ट्रांजैक्शंस के बीच में भी एक सिंपल सीक्वेंस है,
उस सीक्वेंस को 2-3 बार अगर देख लोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और एक सिर्फ जनरल लेजर है जिसमें तीनों चीजें बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम अदर्स, वो भी शांति से अगर देखो आ जाएगी समझ। अब एक बात जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी है वो ये है कि ऑपोजिट लिखना कैसे है। अगर रिस्क की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल में क्या आएगा, इनवैलिड चेंजेस आर मेड, तो क्या कहता है, ओनली वैलिड चेंजेस आर मेड। इनवैलिड चेंजेस टू मैनेजमेंट फाइल आर इनपुट एंड प्रोसेस्ड, ऑल वैलिड चेंजेस। चेंजेस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट आर नॉट एक्यूरेट, चेंजेस आर एक्यूरेट, नॉट निकाल दिया बीच में से। चेंजेस आर नॉट प्रॉम्प्टली प्रोसेस्ड, आर प्रॉम्प्टली प्रोसेस्ड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट अप टू डेट, इज remains up to date. System access not restricted, system access restricted. Adjustment to inventory price or quantity not recorded, recorded. Without valid purchase, valid purchase. Raw material are not recorded accurately, recorded accurately. Not recorded in system, are recorded in system. बस इसी तरह से है, ऑपोजिट है बेसिकली। नोट निकाल दो, जहां पे अगर पहले वाले में नोट लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ निकाल दो, तो वो सारा का सारा अलाइंड हो जाएगा। इट्स लाइक जो आप नहीं चाहते कि ना हो वो रिस्क है, और उसकी बजाय जो चाहते हो वो कंट्रोल है। तो अगर सही जो चीज होनी चाहिए वो कंट्रोल बन जाएगा, तो ऑपोजिट वे में चल रहा है। तो एक ही चीज याद रखनी जरूरी है जो हमने पूरे चार्ट्स के बीच में की, सिंप्लीफाइड। इंजॉय करो, मजे करो, और कोई टॉपिक बड़ा सा बताना मेरे को, और सिंप्लीफाई करके बना के बताऊंगा। चलिए मजे करिए।